अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू तो खैर रागले वश अत के प्रोग्राम नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, एक नया चेहरा है, नया जज्बा भी और नई नई खबरें भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे खबरें नहीं है लेकिन मसाइल वही पुराने हैं, यानी कि मेरे माबूद कब ये तमाशा ख़त्म होगा। इफ्तिखार आरिफ ने ये मिसरा लिखते हुए शायद कराची का सोचा था, नहीं भी सोचा हो तो क्या हुआ, अब तो ये शहर उरूसुल बलाद पर बिल्कुल सादिक आता है। बिल्कुल, जब भी कराची की बात होती है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है, बहुत सारे मसाइल का जिक्र होने वाला है। कराची में गुज़श्ता रोज भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काफ़ी रश दिखाई दिया। शायद लोगों को खौफ था कि जनाब क्या होगा, सिम्स बंद हो जाएंगे, और इस खौफ की वजह से शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंची। हुकूमती मशीनरी भी एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए हमें कोशा दिखाई दी, जबकि कोरोना का फैलाव हर सूरत रोकने के लिए इक़दामात को मजीद तेज कर दिया गया है। पुलिस को भी एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इख्तियार मिल चुका है। जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाएगा उसके खिलाफ अब बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। अच्छा, तमाम ये कार्रवाई जो है वो सिंध वबाई अमराज एक्ट के तहत की जा रही है। इसके बरक्स सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ वो भी जारी हैं। खैरपुर में तीतर मेला सज गया, रोड़ी सांगड़ दादू में मवेशी मंडियां सजा दी गई, टंडो अलायार में एहसास किफालत सेंटर पर खातीन का रश रहा, जबकि पूरी सूरत हाल पर पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। बिल्कुल, और जब हम कहते हैं ना कि पुलिस एहलकार खामोश हैं तो इसका मतलब है कि पीछे से किसी का हाथ उनके कंधे पर मौजूद है। जनाब, ये कराची की सूरत हाल थी, सिंध की सूरत हाल थी। जरा मुल्क भर की हम बात करें तो मुल्क में कोरोना की चौथी और खतरनाक लहर के वार तेजी से जारी है। तेजी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिन पर दिन क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 3582 नए केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 7.19 रही। NCOC ने अब नई पाबंदियों का ऐलान किया है। असद उमर की अगर मैं बात करूं तो असद उमर के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन अब छुट्टी होगी। कारोबार रात 8 बजे बंद हो जाएगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग नहीं होगी। आउटडोर की रात 10 बजे तक परमिशन होगी। लेकिन प्लीज अवाम को अगर ये भी इजाजत मिल गई ना तो एहतियात कर लें। आपकी सेहत की बात हम करते हैं, सेहत के साथ लोगों के रोजगार की भी हिफाजत करनी है। असद उमर ने यह भी कहा, अवाम आस्तीन चढ़ाएं और वैक्सीन लगवाएं प्लीज। हम भी डेली बेसिस पर मुख्तलिफ तरीकों से आपको यही समझाते हैं। जबकि दूसरी जानिब बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल तलब कर लिया गया है, जिसमें तालीमी सिलसिला जारी रखने या फिर बंद करने से मुतालिक फैसला होगा। अब जो बच्चे हैं ना उनकी नजरें जम चुकी होंगी कि आया हमें दोबारा छुट्टियां मिलने वाली हैं, ये स्कूल का रास्ता में देखना होगा। नजरें जमी में 2 छुट्टियों पे मिलनी एक ही है, ठीक है ना। खैर, शो में हम बात करेंगे विफाकी काबीना के आज कोरोना से मुतालिक इजलास की 61 आइटम्स पर ड्यूटी में छूट की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम हाउस को तिजारती इस्तेमाल के लिए खोलने का मामला भी इस एजेंडे में शामिल है। इस्लामाबाद में मागला रोड से तजावुजात हटाने की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जबकि मुल्जिम मुजाहिद परवेज को अमेरिका के हवाले करने पर भी गौर होगा। और अहम मामलात ना जिन पर डिस्कशन होने वाली, सो लेट्स सी कि क्या क्या मामलात मजीद ज़ेरे गौर आते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको एक अच्छी तब्दीली की बात बताते हैं। अब जरा वो लोग जो चाहते थे ना कि वजीर आजम हाउस में चले जाएं, जाके देख लें, पैसे खर्च करें और अंदर चले जाएं, वजीर आजम हाउस चाहिए तो किराए पर आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वजीर आजम हाउस किराए के लिए अब खाली है। हुकूमत ने वजीर आजम की सरकारी रिहाइशगाह को यूनिवर्सिटी के बजाय आमदन का मुस्तकिल जरिया बनाने का फैसला कर लिए। सरकारी जो इमारत है फैशन सकाफत की तकरीबात के लिए इस्तेमाल करने की जो तजवीज़ है उस पर गौर किया जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं फैसल, शादी वगैरह करवा सकते हैं? वैसे हम कर तो सकते नहीं, हो गई है लेकिन करवा सकते हैं, किसी की तकरीब मुनक्किद कर सकते हैं? आपके जो भी इरादे हैं लेकिन देखना यह है कि अब ये किस सतह की तकरीबात के लिए इस्तेमाल होगा। आला सतह की सिफारती तकरीबात और सेमिनार्स भी वजीर आजम हाउस में मुनक्किद किए जा सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के तिजारती इस्तेमाल के लिए 2 कमेटीज़ भी तश्कील दे दी गई हैं जो इन पर काम करेगी। सिक्योरिटी और डिसिप्लिन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी इन कमेटी के सुपुर्द होगी। हुकूमत इससे पहले वजीर आजम हाउस में पाली गई भैंस और कीमती गाड़ियाँ बेच कर भी सरकारी खजाने में पैसे जमा करवा चुकी है। अच्छा, पीछे गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा काम है कि पुरानी चीज़ों को बेचो, पैसे लो, सरकारी खजाने में जमा करवाओ। हाँ, लेकिन हो ये रहा है कि इससे क्या इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया एक बार फिर बेकदरी का शिकार हो गया है। डॉलर ऊंची उड़ान भर रहा है, एक दिन में 1.5 रुपये महंगा हुआ है। कीमत 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इंटरबैंक
बात करें तो वहाँ डॉलर की कीमत 164 रुपए तक जा पहुंची है। और दरामदी अदायगियों के लिए डॉलर की तलब में इजाफा हुआ है। डीलर्स के मुताबिक तामीराती शोबे पर एमनेस्टी खत्म होने से भी फर्क पड़ा है। स्टेट बैंक ने डॉलर की कदर को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ रखा है। ताहम गवर्नर स्टेट बैंक ये कह रहे हैं कि अगर डॉलर की कीमत में गैर मामूली उतार चढ़ाव होता है तो स्टेट बैंक मदाखलत कर सकता है। जब हम बात करते हैं ना डॉलर की, तब हम कहते हैं कि अच्छा अब जरा नीचे आ गए तो चीज़ें शायद सस्ती हो जाएंगी, ऊपर चला गया तो पता नहीं महंगाई कहाँ जाके रुकेगी। जब भी महंगाई की बात होती है अवाम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन अवाम थोड़े रिलैक्स कब होते हैं? जब भी टीवी स्क्रीन पर क्रिकेट मैच देखते हैं। आप तो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। ये आपने दावा किया है कि अवाम रिलैक्स होते हैं, थोड़ी सी टेंशन खत्म हो जाती है ना। वो पाकिस्तान के जो मुखालिफ टीम खेल रही होती है ना, उसके अवाम रिलैक्स होते हैं। अच्छा। जो पाकिस्तान टीम खेल रही होती है उस पर तो पता नहीं रिलैक्स होता है नहीं होते, क्योंकि इंग्लिश कमेंटेटर नासिर हुसैन के मुताबिक 1 मोमेंट डाउन 1 मिनट अब, तो नहीं पता होता कि कौन सी वाली टीम आज सामने आने वाली। तो कैरेबियन सरजमीन पर हमारी टीम मौजूद है। T20 सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका है। शाहीन आज वेस्ट इंडीज टीम को दबोचने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच आज रात खेला जाएगा। देखना ये है कौन मैदान मारेगा। अच्छा वैसे आप तो बड़े शौकीन है मैच के, आपको क्रिकेट से बड़ा प्यार है, ऐसा ही है? जी हाँ बिल्कुल मुझे मैं देखती रहती हूँ अक्सर। हाँ, और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का फैन होना ना वो आसान काम नहीं होता है। मुश्किल दिल पे पत्थर रख के लोगों की तनकीद बर्दाश्त 23 साल के बूढ़े ने ये बात की थी। अब बात सिचुएशन ये है कि सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। दौरा वेस्ट इंडीज में छक्के चौकों की बरसात से ज्यादा बारिश का खेल जारी है। पहला T20 एक इनिंग्स के बाद वॉश आउट हो गया था। तीसरे मैच में भी सिर्फ 8 गेंदों बाद ही बारिश आड़े आ गई थी, तो मैच को बेनतीजा खत्म करना पड़ा था। अब तक सीरीज का सिर्फ एक ही मैच मुकम्मल हो चुका है जिसमें हम जीते। पाकिस्तान ने 7 रन से कामयाबी हासिल की। हम जीते ना, ये देखिए हम जीते हैं। मेजबान टीम भी सीरीज बराबर करने के लिए कोशिश नजर आती है। जाहिर सी बात है जब 2 टीमें मैदान में तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि जनाब मैदान उसके नाम। सो लेट्स सी कि आज जब रात को मैच होगा तो क्या रंग जमेगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। शहर कायद की बात करेंगे। बड़ा जो शहर है, इसके अलावा जनाब आबादी बहुत ज़्यादा है, मुल्क भर से लोग आते हैं यहाँ पर जॉब के सिलसिले में। मईशत का इसे हब कहा जाता है। यहाँ की रोशनियाँ मुल्क भर में इसकी पहचान मानी जाती है। वो शहर है कराची जहाँ पर अनगिनत घरानों का चूल्हा जलता है। हर तबके से जुड़े लोग जो हैं यहाँ पर रोज़गार ढूंढने के लिए आते हैं, यहाँ पर कमाई का जरिया ढूंढने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर है। इसका अलग मकाम होना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ जनाब कि यहाँ पर नहीं है अलग मकाम कराची का। ये वही कराची है जहाँ की किस्मत बदलने का नारा लगाने वालों को आला ऐवानों में बड़ी आला कुर्सियाँ मिलती हैं। पीटीआई हुकूमत की अगर मैं बात करूँ तो उसके कई अरकान कराची से ही सीटें जीतकर कौमी असम्बली तक पहुँचे हैं, लेकिन बदले में इस शहर को क्या मिला है, ये सवाल है। इस शहर को मिला है ना, इस शहर को मसाइल मिले। इस शहर को नहीं मिला है तो पानी नहीं मिला है, बिजली नहीं मिली है, गैस नहीं मिला है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप निकल जाएं, आपको 1 किलोमीटर तक पॉट होल नजर ना आए तो नाम बदल दीजिएगा। कराची के बहुत से शहरियों के लिए ये तमाम तो जो सहूलियात हैं अब ये एक ख्वाब बन के रह गई हैं। सुहाना ख्वाब, ठीक है। और जब वो सड़कों पे आते हैं तो फिर वो नाइटमेयर में तब्दील हो जाता है। कोरोना की सिचुएशन भी रही। इस शहर ने बहुत झेला है कोरोना को, शहरियों ने बहुत चैलेंजेस का सामना किया है। आखिर इस शहर के हालात कब बदलेंगे? पिछले हफ्ते कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो मनाजिर देखे गए उसका असल जिम्मेदार कौन है, और इस समेत आज से बहुत से मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची के बेटे और कराची की एक भरपूर कुव्वत वाली आवाज़ आमिर लियाकत हुसैन। इलेक्शन में भी बड़े थे, हमेशा ही इन एक्शन रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़े एनर्जेटिक नजर आते हैं आजकल आप, खैरियत है? नहीं, एनर्जेटिक तो मैं शुरू से हूँ, ये जानते हैं। जी हाँ बिल्कुल। नहीं सब जानते हैं, पूरा कराची जानता है, माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जानता है। अच्छा आप देख रहे हैं, आप ये स्टाइल स्टेटमेंट लेके चलते हैं डॉक्टर साहब, बी ब्रेव बी बोल्ड, लेकिन बी काइंड भी लिखा हुआ है। काइंड आप लोगों के साथ लेकिन कल काइंड नहीं थे आप। नहीं, काइंड में आप थे नहीं ना, कल आप नहीं थे। कल जो साहब थे उनके साथ काइंड होना जरूरी। क्या हुआ, क्या था जरा डॉक्टर साहब, क्या हुआ? अभी आपने अपने पूरे इब्तिदाइये में अपने शहर का जिक्र। जी हाँ। ज़ाहिर है कि इस शहर में जो बसता है, जो भी ज़बान बोलता है, वो शहर का बासी। बेशक। तो आप कराची आए थे तो आपने अपने पूरे दर्द का इजहार किया। मैं कब तक दर्द पालूँ अपने दिल में? मेरा हल्का है NA-245, ये रहती है वहाँ। NA-245 एक ऐसा हल्का है जो ईस्ट में आता है और जिसमें 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। इसका मतलब 30 यूसीज़ हैं, 13 मेरी हैं।
कराची में सबसे बड़ा हल्का मेरा है, जिसमें इशारे कायदीन से लेकर कायद आज़म का मज़ार और फिर गांधी गार्डन तक, यानी चिड़ियाघर तक। ये आपने पुराना नाम लिया, लोगों को पता भी हाँ, नहीं। गांधी गार्डन मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर था, क्योंकि मैं महात्मा नहीं कहता उनको, तो ये गांधी गार्डन था। अब यहाँ तक एक आपका हल्का है। मैं जब निकला कल, जाहिर है कि मुझे अपने ये कोरोना की सूरत हाल है जो नुमाइंदे को अपने लोगों के दरमियान होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बाकी हमारे सारे अरकान असम्बली इस वक्त इजलास में है, तो कोई बात नहीं, अगर मैं इजलास में नहीं, मैं कराची में हूँ, तो मैं अपने लोगों के लिए मैं शहर में निकला। मार्टिन क्वार्टर्स में एक खातून है जिनके घर पर कब्ज़ा हुआ है, वो बेचारी यतीम है, वहाँ गया मैं। उधर से होता हुआ मैं जब निकला तो देखा कि 2 मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, एक ट्रिपल सवारी थी, तो उनको रोका हुआ था पुलिस ने। मैं थोड़ा देखने लगा क्या कर रहे हैं। अच्छा, वार्निंग देनी चाहिए थी। अदालत इससे 1 दिन पहले कह चुकी है कि ना दफ़ा 144 के आप कोई FIR काटेंगे, ना ही आप कोई मुकदमा दर्ज करेंगे। अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म है, पुलिस को मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती पुलिस। उनको वार्निंग आप दें या उनका चालान आप करें, यही उसूल। मैंने अपनी आँखों से देखा कि पुलिस एहलकार उनसे 1000 रुपये ले रहे थे। अच्छा। मोटरसाइकिल वालों का क्या होता है, 500, 1000, 2000, यही हो। इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते मोटरसाइकिल नहीं रख वाले। सकते। उनका पेट्रोल ही आ जाता है 200-300 में, वो रखे नहीं चले, या घर के लिए कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा तुम ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जी गाड़ी पर मुक्के मारे। गाड़ी तो सुकून से आराम से निकल गई, मैंने आज वीडियो पोस्ट भी की। एक गाड़ी इलाके में आई हुई थी पुलिस वालों की, जो कि NA 245 की किसी भी थाने की नहीं थी। अच्छा, जी हाँ, तो वो निकल गई। तो मैंने उसके बाद से कहा तुम क्या कर रहे हो, ये तरीक़ेकार क्या है। तो कहने हमने तो कुछ नहीं किया, आप सियासतदान भी तो पैसे लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये कोई सवाल है कि आप सियासतदान पैसे लेते हैं? सियासतदान जो पैसे लेते होंगे वो लेते होंगे, आप आमिर लियाकत हुसैन से बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों आप पैसे ले रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपकी? तो उसने फिर खैर बहुत सारी बातें हुई, उसमें आखिर में उसने कहा कि अगर मैंने पैसे लिए तो अल्लाह मुझे उठा ले। मैंने कहा उठा ले भाई, तुझे अल्लाह हाँ, उठा ले तुझे। वैसे थाने का कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो पुलिस वाले भाग गए। कुछ आपने ट्रेस किया कि भैया कहाँ से आए थे? देखिए उनके एलामिये में मेरी गाड़ी का नंबर तो है, मतलब इतनी फुर्सत थी उनके पास कि मेरी गाड़ी का नंबर उन्होंने नोट किया। आप फैसल करीम भाई मुझे ये बताइए, और आप महक बताएं, क्या मेरे साथ पुलिस एहलकार थे? क्या मेरे साथ आपने कोई जम्मे गफीर देखा, फौज कोई मेरे साथ, जैसे कि MNAs MPS के साथ निकलते हैं, तो कोई मेरे साथ मोबाइल आपने देखी? नहीं। प्राइवेट गार्ड्स देखे? मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था, तो मैं तो अवामी आदमी हूँ ना, मैं खुद ही, मेरी जान को भी खतरात लाख है, लेकिन मैं खुद गाड़ी चला रहा था। लेकिन इस तरह का लॉकडाउन आप करेंगे, ये कैसा लॉकडाउन है कि जिसमें निजी दफातर खुले हुए, जिसमें TCS वाले खुले हुए, जिसमें बैंक खुले हुए, जिसमें सारे सरकारी दफातर खुले हुए, स्कूल खुले हुए। बस बंद करना है तो रेस्टोरेंट वालों को बंद करना है, खाना खिलाने वालों को बंद करना है, छाबड़ी वालों को बंद करना है, उनका दूध उठा के फेंकना है, लखपति चौक पे हंगामा कर देना है, लाइन्स एरिया में घुस के जो छोले बेच रहा है उसके छोले गिरा देने। बाकी सब लोग खुले हुए हैं, लेकिन बाकी कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिससे आप कुछ सवाल कर सकें। हाँ। अगर सवाल आपने करना है तो छाबड़ी वाले से करना है, दिहाड़ी वाले से करना है। आइए मैं आपको लेके लाइन्स एरिया चलता हूँ, वहाँ पर लोग रोज़ाना कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते हैं। उनके लिए रोज़ाना कमाई ज़रूरी है ताकि घर में रोटी पक सके। अगर ये इस तरह से होता रहा तो फिर मैं क्या राशन पैक दोबारा तकसीम करूँगा? फिर मैं राशन लेकर निकलूँगा घर से बाहर, और कब तक इज्जत नफ्स से खेलूँगा मैं लोगों की? कब तक वो आपसे राशन लेंगे? कब तक हम सैलानी का राशन उनको देते रहेंगे, या कब तक हम करें? तो ये कोई लॉकडाउन। और फिर 14 MNA से आपने पूछा नहीं, 30 MPS से आपने पूछा नहीं। मेरा शहर है कराची, मुराद अली शाह साहब आपका नहीं है शहर, ये मेरा शहर। मेरे शहर में आपको मुझसे पूछना चाहिए, मुझसे मशवरा करना चाहिए कि इसमें लॉकडाउन अगर हम लगा रहे हैं तो क्या हम पहले सहूलियात दे दें, पहले हम SOPs पर फॉलो। अच्छा, इससे पहले जो इतनी सूरत हाल ख़राब हुई है तो आपने क्यों इमरान खान की बातों पर फॉलो नहीं किया? आपने SOPs पर फॉलो क्यों नहीं कराया? अच्छा, आपने क्यों नहीं किया? ये तरीक़ाकार ज़रा डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपने कहा कि जी अब कोई ना निकले, ठीक है, और फिर आपने कहा कि सिम बंद कर देंगे, तो या तो कोई ना निकले या फिर इतना निकले कि एक्सपो सेंटर के शीशे तोड़ दे। एक बात, दूसरी बात, कोई ना निकले, और जब गाड़ियां निकली हैं सड़कों पे तो बैरियर लगा के एक गाड़ी निकलने की जगह छोड़ के जम्मे गफीर कर दिया। ना कितनी लाइन लगी हो, जम्मे गफीर कर दिया। तो आपको ये साइंस समझ में आई? अगर आई तो हमें भी समझा। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने कल, मैं अमूमन इस तरह गुस्से में नहीं आता, लेकिन जब वो बहस पर बहस किया जा रहा है और वो मान नहीं रहा इस बात को। देखिए मैंने वर्दी पे हाथ नहीं डाला, ना मेरी आदत है, मैं अपनी ज़बान से गुफ्तगू करता हूँ जो मैंने उससे की। मुझे गुस्सा इस बात पर आया है कि तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तुम पुलिस एहलकार हो, तुम यहाँ पर अगर 1000-2000 रुपये ले रहे हो इनसे, मोटरसाइकिल वालों से, तो फिर उसके बाद कराची वाले फिर अगर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बिफर गए, अगर बिफर गए तो फिर कराची भी समंदर है, तो वो नजर और तो आ कराची रहा के था लोग भी समंदर है। अगर हाँ, अगर समंदर बिफर गया तो कराची में भी समंदर है और कराची के लोग भी समंदर है।
समंदर की तरह है कराची के लोग, बिफर गए तो फिर बिफर गए, फिर आप इन्हें रोक नहीं सकते। फिर रोकने वाला अगर आदमी खड़ा है वो अगर आपकी आवाज़ बयान करे तो आप कुछ चैनल्स में समान है तो माशाल्लाह एक तरीके से बड़े तारीफ़ी अंदाज में चलाया था, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं जी आमिर लियाकत साहब ने कर दिया। आमिर लियाकत ने जो किया सही किया, अपने शहर के लिए किया, वो अपने शहर का बासी है। वो अगर ये देखेगा कि गरीबों से पैसे ऐंठे जाएंगे तो वो बोलेगा। इसी के आमिर लियाकत हुसैन इस शहर का वो बेटा है जिसने लोगों को मोटरसाइकिलें बांटी हैं, गाड़ियाँ बांटी हैं, तहाइफ बांटे हैं, तो वो ये पैसे लेते हुए नहीं देख सकता किसी कि वो अपने जेब से निकाल कर 1000 रुपए कोई एक आदमी दे रहा है। ये कोई इंसानियत है? आप मुझे बताएं मैं क्या करता उस वक्त? मैंने जो किया मैंने बिल्कुल दुरुस्त किया, मुझे इस पर कोई पशेमानी नहीं है, ठीक है, मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं ना कि शहर और शहर के मसाइल आपके भी और पीटीआई के बहुत सारे लोग जो कराची से इलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या किया फिर पीटीआई के वो तमाम लोगों ने कराची शहर की किस्मत बदलने के लिए? मसाइल देखिए मैं अपनी कब्र का जिम्मेदार हूँ, दूसरों की कब्र का तो नहीं हूँ। अच्छा एक छोटा सा कमेंट ये हो सकता था? नहीं मैं पहले अपनी बताऊंगा ना क्या क्या हो सकता था। आप रहती है 245 में है ना, आप खुदादात कॉलोनी में रहती हैं, आप पूरी दुनिया को मेरा एड्रेस नहीं, खुदादात कॉलोनी में क्या मैंने आके स्प्रे नहीं किया? क्या मैं अब दोबारा मैं 2 दिन बाद फिर आ रहा हूँ स्प्रे करने के लिए? मैं खुद करूँगा जो मैं कर सकता हूँ अपने हल्के में मैं कर रहा हूँ। मैं जहाँ काम करा सकता हूँ मैं वहाँ काम करा रहा हूँ, जहाँ सड़कें बना सकता हूँ वहाँ सड़कें बना रहा हूँ, जहाँ कुछ ये मेरी अपनी खबर है ना, मुझसे पूछिए। बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं आप उनके कामों पे कोई जवाब नहीं देंगे। देखिए चिड़ियाघर मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है, वरना मैं वहाँ पर शेर भी ला के रख देता। वहाँ से यहाँ से वापस नहीं आता, शेर भी लाता तो मैं लंदन से लाता जो गया हुआ है उसको लेके आता, दवाई लेने गया है ना शेर, उसको ला के रखता मैं। अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं, ओके ठीक है। अच्छा जैसे अब आपने कह दिया कि बाकी लोगों के लिए आप जवाबदेह नहीं है, मुझे इस पे भी एक सवाल आ गया ना कि शेख साहब तो बड़े पुरुम्मीद हैं कि जनाब हम तो अब सिंध में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। शेख साहब तो उम्मीद से हो भी नहीं सकते किसी भी तरह। मैंने पुरुम्मीद कहा, वैसे भी नहीं हो सकता, अब पुरुम्मीद भी गलत है वो। ऐसे कि पीटीआई का तो कोई इरादा नहीं है मुज़ाकरात करने का। अच्छा। अगर शेख साहब का इरादा है तो खुद ज़ाती तौर पर कर लें। अच्छा। शेख साहब का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। शेख रशीद साहब का जी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, हकीकत बात, कलम दबाज से ताल्लुक है, हुकूमत से ताल्लुक, हुकूमत से ताल्लुक है, पीटीआई से। अच्छा मुझे पीटीआई के बारे में पूछे। अच्छा डॉक्टर साहब एक बार फिर ज़रा हम कराची का रुख करते हैं। आपने हम कल भी इस पे हमने बहुत गुफ्तगू की कि जी आप ठीक है हुकूमत को तो हम हदफ तनकीद बनाते ही हैं, और शायद अब ये शार भी हो गया कि जी जो भी है ईजी वे अराउंड ये है कि जी आप हदफ तनकीद बनाएं, लेकिन जब ये कोरोना की बात होती है तो ये बतौर आमिर लियाकत, बतौर फैसल करीम, बतौर महक असलम, ये एक इंडिविजुअल जिम्मेदारी कितनी बड़ी है ना। जब आप इंडिविजुअल जिम्मेदारी की बात करते हैं, जब हम शहर का बुरा हाल देखते हैं, आज आप शहर की किसी सड़क पे निकल जाएं NA 245 छोड़ के जहाँ महक असलम रहती हैं, आप किसी सड़क पे वॉक नहीं कर सकते क्योंकि ताफुन इतना फैला हुआ है कि आलाइशें जगह जगह बिखरी हुई हैं। सिंध हुकूमत ने उठाया नहीं उठाया अपनी जगह, लेकिन एज ए सिटीज़न ऑफ कराची हमारी क्या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रह गई है कि हम हुकूमत को हदफ तनकीद बनाए, या फिर ये वो शहर है, उन पढ़े लिखों का शहर है, उन 70% से ज़्यादा लिटरेसी रेट वालों का शहर है जो कभी नाज़माबाद को ताजमहल समझा करते थे और आज उसी नाज़माबाद की हालत आप देख लें। फैसल भाई कल मुझे नाज़माबाद से भी फ़ोन आया। अच्छा लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं कोई इंस्पेक्टर लग गया हूँ कि मेरे कपड़े कुछ ऐसे थे। वो कपड़े मेरे ऐसे थे कि उसमें स्टार्स बने हुए थे। मैं स्टार हूँ भाई, तो स्टार बने हुए तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वो भी कंधे पे। हाँ कंधे पे अगर स्टार बने तो कोई बात नहीं, कंधे पे तो 2 फरिश्ते भी बैठे होते हैं। अब मैं कहूँ तो मैं फरिश्तों के साथ चल रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी चल रहे हैं फरिश्तों के साथ, मैं भी चल रहा हूँ फरिश्तों के साथ, हमारे साथ 2 फरिश्ते होते चल रहे हैं, प्रोटोकॉल है हमारा, किरामन कातिबीन है हमारे साथ। तो आप कंधों की क्या बात करते हैं? कंधों पर तो बहुत कुछ बोझ भी है। अभी आपने कहा ना कराची रूसुल बलाद है, लेकिन अब तो कराची पर मुराद अली शाह लाद है। तो मतलब ये तो कराची पे लाद दिया गया एक आदमी जो तमिलनाडु का वज़ीर आला है, जो यहाँ पर आ गया और वो समझ रहे हैं कि कराची जो है वो। आप जो बात कह रहे हैं, देखिए मैं उसको दूसरे नुक्ते निगाह से देखता हूँ। आपके सवाल को, मैं एक मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, और जो नहीं भी हैं वो भी देख रहे हैं, तो वो हर कौम के और हर मसलक के एहतराम। मुझसे रोज़े हशर ये पूछा जाएगा कि तुमने अपने इल्म के साथ क्या किया, तुमने अपनी जवानी के साथ क्या किया, तुम्हें जो दौलत दी गई थी तुमने क्या किया, तुम्हें जो क़ुव्वत गोयाई दी गई थी आपको भी दी गई है, तुमने क्या किया। तुमसे इनफरादी सवाल होगा। आप मुझसे मेरा इनफरादी सवाल करें। आप खुदा जब नहीं कर रहे इज्तिमाई सवाल, तो आप मुझसे इज्तिमाई सवाल क्यों कर रहे हैं? खुदा इनफरादी सवाल कर रहा है कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी वो तुमने पूरी की कि नहीं की। ये बाद में आप असलम खान से भी पूछिएगा, आप फ़हीम खान से भी पूछिएगा, आप शकूर शाह से भी पूछिएगा, आप और हमारे जो सैफुर रहमान उनसे पूछेगा, आप आलमगीर से पूछेगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी किस हद तक पूरी की, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ, मेरे हल्के के लोग मुतमईन हैं कि मैं रात को 4 बजे मार्टन क्वार्टर्स में खड़ा हुआ था उस यतीम बच्ची के घर में। मैं कोरंगी 6 नंबर कर गया हूँ माहम के घर, जिसकी इसमत दरी की गई और जिसको कूड़े दान में फेंक दिया गया। मैं वहाँ पर था और वहीं पर 5 नंबर में जनाब मुराद अली साहब किसी सेंटर का इफ्तिताह कर रहे थे।
ये नसीब की बात होती है। किसी को दुख दर्द बांटने का मौका मिला, किसी को सेंटर का इफ्तिताह करने का मौका मिला, तो इफ्तिताह में क्या लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ गलत हो रहा है वो गलत करे। चाहे हमारा पीटीआई का एमएनए शादी करे और अपने बच्ची की या किसी की भी करे और 500 लोग बुलाए, वो भी गलत है। जी हाँ, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। ये नहीं होगा कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ये कहेंगे बैठकर कि ये गलत। मैं इमरान खान का एक नुमाइंदा हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने जो कल कराची के लिए जो आवाज़ बुलंद की है उसका मकसद ये है कि कराची में लोगों को ये एहसास हो कि पुलिस वालों को पैसे ना दे और उसके फ़ौरन बाद एक नोटिफिकेशन निकलता है कि एसएचओ के जैसे इख्तियारात मिल गए। अच्छा, और पुलिस को मुस्तहकम करें तो अंग्रेज़ों की हुकूमत लग रही है। कदा कलामी की बेहद माजरत, लेकिन अगेन आपने जो बात की ना, बात फिर मुड़ के वहीं आ गई है। अगर डॉक्टर साहब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास कागजात पूरे हैं, कागजात पूरे हैं, लाइसेंस है, वो आपको रोकेगा, आपके पास जवाज होगा कि भाई ये मेरे कागज़, ये मेरा लाइसेंस, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन पकड़ वहाँ होती है कि ना लाइसेंस है, मजीद भाई के पास ना लाइसेंस है, मजीद भाई के पास ना कागजात है, मजीद भाई अमजद भाई की बाइक लेके निकल गए सड़कों पे। अब उनके पास लाइसेंस क्या है? वो 100 रुपये का नोट। तो वो मजबूरी हो गई ना। अब वही प्रॉब्लम। मैं यहाँ देखिए आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं इख्तिलाफ नहीं करता। देखिए मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि वो डबल सवारी गलत थी। मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि 3 लोग गलत थे। लेकिन फैसल भाई इन हालात में, जबकि इस वक्त खाने के पास कुछ नहीं है, पहले देखिए मैं आपको हज़रत उमर के ज़माने में ले जाता हूँ। उनसे बड़ा मुनसिफ कोई होगा? नहीं हो सकता है, कोई हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब कैद था ना मदीने में, उन्होंने चोरों को हाथ काटना मना कर दिया था कि नहीं काटेंगे। ये आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, मदीने में कैद था और फारूक आजम वो ये कह रहा है कि चोर है उनके हाथ नहीं काटे जाएंगे, इसी के ये मजबूर है और अपने पेट पर हाथ मार के कहते थे क्यों गुड़ गुड़ कर रहा है, तुझे असली ही नहीं मिलेगा, इसी के मदीने में कैद है। हाकिम ऐसे होते हैं। अगर इस वक्त आप डबल सवारी पे लोग देख रहे हैं और ट्रिपल सवारी पे देख रहे हैं तो आप उन्हें वार्निंग दें और उन्हें कहें कि बेटा आइंदा नहीं आना, इस तरह ऐसा नहीं करो, ये बड़ी गलत बात है। देखो 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 तुम दोनों साथ बैठे हो, देखो मास्क लगाओ, देखो ये समझा के भी तो पुलिस बाप का रोल भी तो कर सकती है ना, अदा भाई का रोल भी तो अदा कर सकती है। या पैसे ही मांगेगी पुलिस, बेटे का रोल अदा करेगी, अम्मी पैसे दो, अब्बू पैसे दो, अम्मी पैसे दो, अब्बू पैसे दो। इसमें समा ने ये भी दिखाया ज़रूर कि कुछ काली भेड़ें तो हैं। पुलिस के डिपार्टमेंट में भी हमने एक ऐसे ट्रैफिक पुलिस एहलकार को भी दिखाया था कि जो रोक के कह रहा था बेटा मास्क पहन। नहीं तो ऐसे भी नहीं तो मैंने कब कहा कि पूरी ट्रैफिक पुलिस? जी बिल्कुल। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पूरी पुलिस अच्छी है भाई। मैं तो अपनी पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन अगर कोई गलत है तो माने तो सही कि वो गलत है, हमने गलत एक काम किया और मेरा क्या हक नहीं है? मैं एमएनए हूँ भाई, मेरा हल्का है, मेरी जिम्मेदारी है। कोई कैसे कह सकता है मेरा हक नहीं है सवाल करने का? बिल्कुल मेरा हक है सवाल करने का, मैं करूंगा सवाल। मैंने कानून हाथ में नहीं लिया है, मैंने सवाल किया है, सवाल करना मेरा हक है। कोई पुलिस वाले क्या आसमान से उतरेंगे वो जवाब नहीं देंगे? मेरा हक है सवाल करना, मैंने सवाल किया और मैं करूंगा सवाल, मैं हर जगह जाके सवाल करूंगा और मैं देखूंगा। इसी की कराची वालों की आवाज़ ही नहीं रही है, कोई आवाज़ बोलता ही नहीं है। कराची वाले खामोशी से सब कुछ सह जा रहे हैं, कब तक सहेंगे भाई? लेकिन डॉक्टर साहब ये देखे ना, कराची वाले भी तो बेहिस हो गए ना। हाँ बेहिस है, खामोश हो गए। मतलब ये कि बेहिसी नहीं है, वो इतना पिट चुके हैं, इतना तकलीफ में आ चुके हैं। देखें मेट्रो चल रही है पेशावर में, मेट्रो चल रही है लाहौर में, मेट्रो चली है इस्लामाबाद में, यहाँ मेट्रो में अगरबत्ती है, यहाँ तो मेट्रो नहीं है। यहाँ से अगरबत्ती चला सकते हैं मेट्रो के नाम की, और तो कुछ भी नहीं। आप मुझे बताइए ये सारी चीजें जब कराची के साथ हो रही हो तो कराची वाले क्या करेंगे? कुछ भी तो नहीं है उनके पास। क्या है? मैं बिल्कुल एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँ, जैसे कि मेरी नज़र में अब जो कराची से ताल्लुक रख रहा है, जो कराची शहर का वासी है, उसकी मिसाल शायद ऐसी होगी कि हम ये कहेंगे कि ठीक है शायद ये या तो ढीठ हो गया या बेहिस हो गया, इस सेंस में कि एक दिन एक कोड़ा पड़ा है, अगले दिन दूसरा, तीसरा, चौथे दिन वो सवाल कर रहा है कि आज एक क्यों पड़ा है, 2, 3 चौथे की लाइन में हमें चौथा क्यों नहीं पड़ा। ठीक है, मैं तो इस पर भी एग्री करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी बातें चले दुरुस्त हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इतनी बड़ी आबादी का शहर जिसमें अभी आप निकल कर आई हैं, आप भी आई हैं, मैं भी आया हूँ, क्या सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं? कौन सा लॉकडाउन है? बिल्कुल चल रही है। या तो लॉकडाउन करें, फिर क्या ये लॉकडाउन है तो उसके साथ आपको विफाक के साथ मिलकर बात करनी होगी। ये थोड़ी होगा अपनी मर्जी से लॉकडाउन लगा दें। जब आप अपनी मर्जी से करेंगे तो हम भी अपनी मर्जी से करेंगे, ये तो नहीं होगा ना। देखिए कराची में 14 एमएनए हैं, आपके कितने एमएनए हैं भाई? आप उनसे तो पूछें, मेरा हल्के में पूछे, मुझसे पूछे ना, मुझसे पूछे। फवाद चौधरी साहब भी यही कह रहे थे, मुझसे पूछे कि कहाँ से लगाना। मैं आपको लाइन्स एरिया मना करता, मैं मना करता, मैं कहता लाइन्स एरिया में अभी ना लगाए, गुंजान आबादी वहाँ लगा के करेंगे भी क्या? क्योंकि गली गली एक घर के अंदर 9 लोग रहते हैं, 9 लोग क्या करेंगे वहाँ लॉकडाउन लगा के? 9 लोगों को कहाँ रखेंगे आप?
एवरेज इसी तरह से सोल्जर बाजार में एवरेज 5, सोल्जर बाजार में एवरेज 5 आ जाता है। और आप थोड़ा सा अंदर चले जाएं तो आपको खुदादत कॉलोनी का जो एरिया जो पिछली तरफ का है, वहाँ पर लोग 8-8 लोग रह रहे हैं, जिनकी छोटे छोटे घर हैं, शारे जो कि लियाकत रोड कहलाती है, उससे पीछे आप चले जाएं उधर। तो फिर आप मुझे बताएं ऐसे कैसे हो, सिर्फ एक पीसीएस इलाका ऐसा है जिसको आप पॉश इलाका कह सकते हैं। बाकी कराची के अंदर मेरे हल्के में कोई ऐसा इलाका नहीं जिसको आप पॉश कहें कि बहुत ही कोई बड़े खाते पीते लोग रहते हो। मुतवस्सित तबके के बड़े खुशबाश लोग और सफ़ेद पोश लोग रहते हैं। तो इस हिसाब से लॉकडाउन हर इलाके में, इसलिए इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तेलाह इस्तेमाल की थी कि हर इलाके में आप उसकी सतह के मुताबिक लॉकडाउन लगाएं। आपने क्या किया यार, क्या कर डाला आपने कराची, इसलिए कि वो आपको वोट नहीं देते, कराची के लोग आपको वोट नहीं देते। मुराद अली साहब अब आपको और भी वोट नहीं मिलेंगे, एक वोट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, वैसे एक बात है, नहीं देते तो ये हाल है, जहाँ मिलता है वहाँ क्या हाल है, वहाँ भी ये सिचुएशन। देखिए जहाँ मिलता है वहाँ कम से कम इन्होंने किसी कोई सख्ती नहीं की हुई है, वहाँ सब खुला हुआ है, ये अंदर सब खुला हुआ है, अंदरूनी सीन सब खुला हुआ है। आप जाए ना, आप चक्कर लगाएं, दौड़ लगा लें, हैदराबाद से आगे निकले आप, हैदराबाद आप हाईवे चले गए। हमने अभी इंट्रो में भी तो यही बताए थे ना, जगह मवेशी मंडी सज रही है, मेले सज रहे हैं, लेकिन जब भी हम इनसे घूम फिर के वापस कराची पे आएंगे तो कराची के अवाम मायूसी का शिकार है। मैंने कल 3 हट्टी पे रात को बेचारे फल फरोश थे। अब घरों में क्या है कि आप आटा तो आप नहीं खरीद सकते, 6 बजे से पहले दुकानें बंद। अच्छा, जो काम करके आ भी रहे ना TCS वाले जो बेचारे हैं, वो अपनी रोज़ के उनको पैसे मिलते हैं 2000 रुपये, वो जब आते हैं ना घर में तो 8 बज जाते हैं। वो आटा कहाँ से खरीदें कि घर में रोटी पके, उनकी बहन या माँ रोटी पकाए, तो रोटी तो नहीं खाते, तो बेचारे आम खरीद लाते हैं, या वो अब सेब ले लेंगे या गरमा ले लेंगे या जो भी फल है, उन पर भी रोक रहे हैं, जाकर उनके ठेले उठा कर फेंक रहे हैं पुलिस वाले। फैसल भाई ऐसे तो नहीं होता कहीं पर, अपने शहरियों के साथ ये सुलूक तो नहीं। किसी भी मामले पे आपको सिंध गवर्नमेंट एतमाद में नहीं ले रही, किसी भी मामले किसी बात पे। मुराद अली शाह साहब से मेरे ऐसे अच्छे ताल्लुकात थे कि मतलब ये कि वो मुझसे तो कम से कम बात कर सकते थे, या वो या मुर्तज़ा वहाब साहब हैं या सईद गनी साहब हैं, हम हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, हैं नहीं अब थे, वो हमसे बात कर सकते थे। मैं मशवरा देता, मैं साथ होता उनके खड़े, PTI साथ खड़े होती उनके, ऐसी बात नहीं है। मैं खान साहब से बात करता, मैं खान साहब के करीब हूँ, मैं खान साहब से बात करता, लेकिन अब मुझे इमरान खान सही लगता है इस माने में कि वो सही बात कह रहे हैं कि इन लोगों को पता नहीं है कि छाबड़ी वाले के साथ और दिहाड़ी के वाले के साथ ये कर क्या रहे हैं। उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। और ये सारे छाबड़ी वाले दिहाड़ी वाले, ये कोई भी इनमें से, मैं साफ कह दूँ, इनमें कोई मुहाजिर नहीं है, ये सब आए हुए हैं बेचारे। कोई आया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से, कोई पंजाब से, सब अपने सादकाबाद से, सराइकी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, पख्तून लोग हैं, अपने ठेले लगाते हैं, आप उनके ठेले गिरा रहे हैं। और उनके सिंध से भी आए हुए लोग, सिंधी भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो आप तो अपनी पूरी कौम का नुकसान कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब, इसका चलिए सोल्यूशन फिर इसका क्या निकाला जाए। हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तिलाह मुतारिफ कराई और स्मार्ट लॉकडाउन किया, उससे कंट्रोल भी चीज़ हुई। कल भी हमने बात की नौशीन आमिर साहिबा से भी, फवाद चौधरी साहब से भी हमने बात की, क्या एक जगह मजमे को इकट्ठा करना और उनको ये धमकी लगाना कि जी हम आपकी सिम बंद कर देंगे, तनख्वाहें नहीं देंगे, क्या ये सही तरीका था, या फिर स्मार्ट लॉकडाउन के तर्ज पे स्मार्ट वैक्सीनेशन की जाती, जहाँ जहाँ पे ये खतरा ज़्यादा, जो रेड जोन हो रहे थे, अब वहाँ पे मोबाइल यूनिट्स लेके जाते और वहाँ पे लोग लगा देते। पोलियो वैक्सीनेशन की तरह पोलियो वैक्सीनेशन हुई थी, मैं ये कहने वाला था कि इसी तरह से आप वैक्सीनेशन कर देते। जो एक्सपो सेंटर में हुआ वो नहीं होता। और अभी भी आप DMC साउथ, अभी आप आ रहे होंगे, देखें DMC साउथ में रश आप देखें, DMC साउथ पे इतना शदीद रश है इस वक्त, लोग घंटों से बैठे हुए हैं। खालिद दिना हॉल जो है, खालिद दिना हॉल, उधर लोग बैठे हुए हैं। इस तरह कई जगहों पर लोग कतारें लगाए बैठे हुए हैं। अब वहीं पर फिर क्या होता है, जब भूखे बैठे होते हैं तो वहीं छाबड़ी वाले आ जाते हैं, छाबड़ी वाले अपने ठेले लेके आ जाते हैं, फिर वो खाना उनको देना शुरू करते हैं, यानी छोले हैं, चाट है, फिर पुलिस आ जाती है। ये पूरे गेम चल रहा है, फिर पुलिस आ जाती है, फिर पूछते हैं आपने कितने दिया, उठा के ठेले फेंक दे। दूध फेंका गया है शहर में। आपको पता है हमारी अम्मी ख़ास तौर पे कहती थी, आपकी अम्मी भी कहती होंगी, दूध का फेंका जाना, क्योंकि जन्नत में जिन चीज़ों का जिक्र है, शहद है, दूध है, उनका जिक्र, दूध सड़कों पे नहीं फेंका जाता। एक पुलिस एहलकार ने उठाकर दूध फेंक दिया किसी का, वो बेचारा गरीब दूध का शरबत बेच रहा था, उसका दूध ही फेंक दिया उठाकर। तो मुझे पता है क्या करेंगे लोग फिर। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वैक्सीनेशन स्मार्ट होनी चाहिए थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वैक्सीनेशन इस तरह होनी चाहिए थी कि सबके घरों में जाते हैं, लगा देते और एक कार्ड बनता सबका कि इनको पता होता किसकी लगी है, किसकी नहीं लगी है। ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन ये मिल बैठ के होता ना। बात तो करें ना बैठकर, कोई बातें नहीं करने को तैयार है, सिंध हुकूमत बातें नहीं करना चाहती। वैसे मैं एक बात ये भी है कि ये सिचुएशन बनी ही क्यों, ठीक है ना, चाहे सिंध हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, सब कह रहे थे भाई लगा लो,
वैक्सीन लगा लो, वैक्सीन नहीं, आप लगा पहले लो। मुझे बताया, आपने इमरान खान का लहजा कभी बेहुदा देखा है बात करते हुए? नहीं देखा। मगर मुराद अली शाह का देखा है ना आपने, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। यार आप वज़ीर आज़म से मिलने तक तो आते नहीं यार। वज़ीर आज़म जब कराची आते हैं तो आप मुलाकात तक तो करते नहीं हैं। आप गवर्नर से बात तो कर नहीं रहे। गवर्नर से बात करें, आप गवर्नर PTI का है, आप मिलें, गवर्नर सिंध और इमरान इस्माइल साहब और मुराद अली शाह साहब बैठकर फैसला करें कि हमें क्या करना है। आप दोनों मिलते नहीं एक दूसरे से। गवर्नर कई मरतबा चाहता है कि आप मिलें, कई मरतबा गवर्नर साहब ने चाहा, मेरे सामने की बात है, वो नहीं मिलना चाहते। अच्छा, नहीं मिलना चाहते हो तो फिर वो अकेले अगर गाड़ी लेकर चलना चाहते हैं तो फिर ये सोच लें कि कराची हमारा है भाई। कराची में लॉकडाउन से पहले आप हमें पूछना होगा। आप अगर इस तरह करेंगे तो फिर हमें फिर दूसरे तरीके भी आते हैं। वो तरीका जरा बता दें। नहीं, वो बताएंगे थोड़ी, वो तो करके दिखाएंगे। थोड़ा बताने चल रहे ना कि अच्छा ये तरीका भी आपको पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, पता है ना आपको? ठीक, मुझे तो पता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब उसी सवाल को अगर हम मुख्तसरन कंटिन्यू करें कि कहा जाता रहा कि भाई आ जाओ, लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो, नहीं लगाए, उनको डर दिया। हमारे लोग भी तो मतलब है ना शानदार, गलती है ना शानदार कि अब उनको बताया भाई तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, सिम अब बताओ, अब वो बता रहे सिम बंद हो जाएगी। बोला यार मैं बातें कैसे करूंगा। लोग इस हद तक थे कि वो समझ रहे थे कोरोना है ही नहीं। हाँ, मैं 40 दिन भुगता हूँ, मैं अस्पताल में रहा हूँ 40 दिन, मेरी 43 सैचुरेशन रह गई थी। तो मुझे पता है कि कितनी ख़तरनाक बीमारी है। इसलिए मैं यहाँ आपकी तवज्जो से भी कहूँगा इसको ये ना समझें आपकी बीमारी नहीं है। आप मास्क पहने, लोग आप ये जो दोनों आपको कह रहे थे इससे पहले, मेरा भी ये पैगाम है कि आप उसका एहतियात करें, लेकिन इस बीमारी को ये ना समझें कि ये नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं अचानक जो सब आने शुरू हो गए, ये धमकियों से है। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी कितनी फैलाते हैं। अल्लाह का वास्ता है, मेरे यहाँ मकनातीस चिपक गया, मेरे यहाँ लोहा चिपक गया। धूप पे खड़े हो जाए तो आपको कोरोना नहीं होगा। बताएं जरा आप, तो धूप पे खड़े पहले होते हैं बुजुर्गों ने कि हमने धूप में बाल सफेद किए, सफेद धूप पे बाल तो हो सकते हैं लेकिन कोरोना जरूर होगा आपको। धूप पे खड़े हो जाए, धूप में खड़ा हो जाए कोरोना नहीं होगा। कोई फला जड़ी बूटी पी ले कोरोना नहीं होगा। प्याज समंदर में नहा के आ जाए एक मरतबा कोरोना नहीं होगा। प्याज को अदरक में मिलाएं, प्याज को अदरक में मिला, मैं पानी बहा देता हूँ अपनी गैलरी में, वहीं आके नहा लो, बहता पानी है वो भी। ऐसे थोड़ी होता है यार। डॉक्टर साहब आखिर में मुख्तसरन, क्या आपको लगता है कराची का वैसे हल जो है वो पॉलिटिकल से हट के कम्युनिटी सर्विसिंग भी है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे तो पूरा लगता है कि कम्युनिटी की जब तक कि देखें, आप आगा खान कम्युनिटी को देखें। मैं वहीं आ रहा था। आ रहे थे आप, देखें हम दोनों एक जगह पे आ जाते हैं कभी ना कभी। आगा खान कम्युनिटी, हाँ ग्रेट, ठीक है। लेकिन ये ग्रेट माइंड के बाद ये कि आप आगा खान कम्युनिटी को देखें, उनके अपने सेंटर्स हैं। हाँ। वो अपना काम, जैसे अभी हमारे हल्के में रमज़ान नाथा साहब काम कर रहे हैं। उसके अलावा प्रिंस करीम आगा खान ने जो चीज़ें बनाई हुई हैं, वहाँ पर उनका बाकायदा इलाज किया जाता है। उनकी कम्युनिटी को अव्वलियत दी जाती है, फ़ौक़ियत दी जाती है। बोरी बरादरी करती है, शिया कम्युनिटी करती है। बिल्कुल, आप JDC को देख लें, वो काम अपना कर रहा है, बेचारा लगा रहता है जफर्स में। तो ये सारे के सारे लोग काम कम्युनिटी की सतह पर अगर ये काम होते तो मैं फैसल भाई आपसे कुल्ली तौर पर इत्तेफाक करता हूँ, सूरत हाल कतई मुख्तलिफ होती है। ये कम्युनिटी सर्विसिंग लियाकताबाद, गोलीमार, लालू खेत यहाँ कैसे होगी? कौन करेगा? हम ही करेंगे, और कौन करेगा? आखिर में हम ही को आना पड़ेगा। ये ऐसा ना हो कि ये आखिर जो है वो बहुत आखिर में चला जाए। नहीं, आखिर में हर फिल्मों में आखिर में से पुलिस आती है, हम भी आ जाएंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा। आखिर में पुलिस आएगी कि हीरो आएगा? इस बार हीरो आ जाएगा। यानी आखिर का हम इंतजार करें? नहीं, आखिर का आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इमरान खान साहब आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कंफर्म है कब आ रहे हैं? जी, वो उनके शेड्यूल तो एक तारीख उनकी थी, वो मैं बता नहीं सकता अभी, लेकिन ये क्योंकि अगस्त के पहले हफ्ते में था। अगस्त के पहले हफ्ते में नहीं, अब दूसरा हो गया। अच्छा, दूसरे हफ्ते में वो आएंगे, तो उनके साथ ही मैं होऊंगा सिंध के दौरे पर। तो वो यहाँ पर आके मैंने उनसे कहा कि आप स्टे करें और यहाँ रहें कुछ दिन और थोड़ा सा देखें। कराची के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और अंदरूनी सिंध भी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, मिलना चाहते हैं। तो खान साहब अगर तवील दौरा होगा और उसमें बहुत सारे फैसले होंगे, और फैसले अगर होंगे तो फिर हीरो भी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। नहीं तो वो जो फैसले होंगे उस पर अमल दरामद होगा। वो 1100 अरब वाला पैकेज जो था वो आज भी वो हवा में। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि उनके फैसलों पर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा, लेकिन बातें बहुत सी करते हो और बातें बहुत सी करके दिखाई भी। देखिए, अब वज़ीर आज़म हाउस आप लोग जिसका शुरू में जिक्र कर रहे थे, आखिर को उसको यही होना था उसके साथ, और बहुत अच्छा हुआ, आमदनी का जरिया बना। मैंने इमरान खान को कभी वज़ीर आज़म हाउस पर टहलते हुए नहीं देखा। अच्छा। उसकी एक एनेक्सी है, वहीं पर वो बैठते हैं और वहीं पर वो लोगों से मुलाकात करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं बरी खाना, और वज़ीर आज़म हाउस पर क़याम नहीं करते। तो अब अच्छा है, वज़ीर आज़म हाउस जो है वो दूसरे हफ्ते में इमरान खान साहब भी आ रहा है और बारिश भी आ रही है कराची में। हम आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया, लेकिन इमरान खान तूफान है, बारिश सैलाब है। वाह वाह वाह। और आमिर लियाकत तो चप्पू है, बीच में कहने का रास्ता बनाता है। आखिर में आपसे हम एक लाइटर नोट पे ये ज़रूर पूछेंगे कि हमने देखा कि आप जलवा अफरोज़ भी हुए पर्दा सीमी पे एज ए अदाकार। जी। तो आगे हम आपको मजीद। जी, मेरी फिल्म आ रही है। अच्छा, माशाअल्लाह, बात है। नाम बता दें। मीना कुंवारी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जब गुफ्तगू करते हैं तो
कि गुफ्तगू कब कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, कुछ पता नहीं। हाँ, मैं मीना कुमारी समझा, इन्होंने मीना अनिल कपूर से शुरू हुए थे और मीना कुमारी में खत्म हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। कराची की आवाज़ है, आप कराची की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। आप दोनों को बहुत मुबारकबाद इस बात की कि अब आपको ज्वाइन किया। फैसल एक ऐसे, मैं इनके लिए एक जुमला कहना चाहूँगा कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ और ये एक ऐसे कोनमश एंकर हैं कि आपको उनके साथ काम करके बहुत लुत्फ आएगा। बहुत मज़ेदार आदमी है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और मैं शोएब को भी याद कर रहा हूँ, शोएब भी बहुत अच्छा याद आता है। लेकिन फैसल ने अगर शोएब की जगह ली है तो ये बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, कि मैं जानता हूँ इन्होंने वो वक्त निभाया है, रात का वक्त जब कोई सब छोड़ के न्यूज़ रूम चले जाते थे, बेचारा खबरें पढ़ता था, उसके बाद ये निकल कर आया और बहुत काबिल लड़का है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। तो जनाब आमिर लियाकत साहब गुफ्तगू कर रहे थे कराची के मामले पर, और फैसल जैसा कि उन्होंने बात भी की कि कराची में शायद अब यही इंतजार किया जा रहा है, हर कराची इंतजार करता है कि आखिर कब आएगा, और वो आखिर में अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। हमें क्या करना है, ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद स्टोरी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। अब जरा तालीमी मैदान का रुख करते हैं, वहां होने वाली तब्दीलियों की बात करेंगे। एक कौम एक तालीमी निसाब। पंजाब में यकसा तालीमी निसाब नाफिजुल अमल हो गया है। सूबे के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स वही सिलेबस अब पढ़ाएंगे जो हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। यकसा निसाब पहली से 5वीं जमात तक होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2018 में हुकूमत संभालने के फौरन बाद ये ऐलान किया था कि मुल्क भर के तमाम जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर यकसा तालीमी निसाब राइज किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि फैसल हम अक्सर ही देखते थे कि बच्चे ही कहते थे कि अच्छा सरकारी स्कूलों में ऐसा सिलेबस है, प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा, और फिर ये तालीम के मयार को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करता था ना। लेकिन अब इशू ये है कि कितना आसान होगा ये या कितना मुश्किल होगा। अभी जो सिलसिला है इसका पहला मरहला मुकम्मल किया गया है। पंजाब के तमाम सरकारी गैर सरकारी स्कूल्स पर यकसा इसको लागू कर दिया गया है। वैसे पख्तूनख्वा में महक ये हुकूमत हो चुका है, अमल कर चुकी है, और सिंध और बलूचिस्तान है जहाँ पे अभी अमल दरामद होना भी बाकी है। मैं वैसे सोचती हूँ कि बलूचिस्तान के बच्चों को अगर निसाब ही दे दिया जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर दिया जाए। वैसे ये हालत सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, सिंध में भी है। यकसा निसाब पर जो स्कूल मालिकान हैं उनकी क्या राय है, हमने यही जानने के लिए राब्ता किया है। हमारे साथ प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन काशिफ अदीब जावेदानी साहब हैं और वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने भी हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहले हम काशिफ अदीब साहब से गुफ्तगू करते हैं। काशिफ साहब ज़रा बताइएगा कि कितना ये प्रैक्टिकल। ठीक है, काशिफ साहब से भी बात करेंगे। ठीक है, मुराद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुराद साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, ये एक मुश्किल मरहला रहा होगा क्योंकि हमने हमेशा, ठीक है, मुराद राज साहब की जो लाइन है वो ड्रॉप हो गई है। काशिफ साहब आपसे भी मेरा सेम वही सवाल है कि हमेशा हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल में तो एक चीज़ लागू हो जाती है बड़ी आसानी से, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स ना थोड़ी सी दीवारें खड़ी कर देते हैं, थोड़े मयार पे आ जाते हैं, अपनी मनमानी पे आ जाते हैं। तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, इसमें कौन कौन सी मुश्किलात आपकी नज़र में आई हैं जिसको आगे चल के आसानी से हल किया जा सकता है, अगर मैं वो सिंध और बलूचिस्तान पे ला के बात करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अहम मौजू के लिए मुझे यहाँ पे मदऊ किया। सिलसिला ये है कि एसएनसी जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये नो डाउट एक बहुत अच्छा इक़दाम और इसकी हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जिस तरह पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है उसमें हमारे बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। अब आप ये देखें कि आपने एजुकेशन की बात की, प्राइवेट सेक्टर की, मैं आपको बताता चलूँ कि 60% बोझ गवर्नमेंट का प्राइवेट स्कूल से उठाया हुआ है। अच्छा। और वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और वो एजुकेशन दे रहे हैं जो गवर्नमेंट पर चाइल्ड अपने बच्चे पे जो खर्च करती है उससे बहुत ही कम कीमत पे प्राइवेट स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। अब एसएनसी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है पंजाब में, अब बाय फोर्स भी करवाई जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि आपको 20 लाख रुपए जुर्माना होगा, आपको 3 माह की कैद होगी एक प्राइवेट स्कूल के ओनर को, और आपको आपकी रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें काशिफ साहब आपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे, आपने बताया अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में, या जो आपकी सोच है वो आपने अगर सामने रखी हो कि हमारी सोच ये है, इस तरीके से भी काम हो सकता है। देखिए, मसला ये है कि बात तो सारी इम्प्लीमेंटेशन की आ रही है ना। अब यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये भी अंदाज़ा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो पंजाब में है, अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें तो 65,000 स्कूल जो है उसका डेटा आ रहा है प्राइवेट स्कूल्स का,
और 5,11,115 टीचर्स का डेटा आ रहा है। लेकिन आपको मैं हैरत अंगेज बात बताऊं कि यहाँ पे 60,000 ही स्कूल अनरजिस्टर्ड हैं जिसका डेटा एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं है, और इतने ज्यादा टीचर्स हैं जिनका डेटा भी नहीं है इनके पास। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में 1.25 लाख स्कूल मौजूद है, प्राइवेट स्कूल है, और जिसमें से 80% वो स्कूल है जिसका 500 से 2,000 है फीस स्ट्रक्चर होता है, लो फीस प्राइवेट स्कूल इनको कहते हैं। और यही मैं चीज बता रहा हूँ कि टीचर्स का जो है डेटा है वो कंप्लीट नहीं है। तकरीबन 10 लाख टीचर्स हैं। अभी जो ट्रेनिंग जो उन्होंने की है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें 1 लाख प्राइमरी के टीचर एनरोल हुए हैं प्राइवेट सेक्टर से 10 लाख में से, और उसमें से भी चंद हजारों ने की है, और वो भी बाय फोर्स जबरी करवाई गई है। उसमें प्राइवेट स्कूल ओनर्स को कहा गया है कि अगर आपने टीचर्स के नाम ना दिए ट्रेनिंग के लिए तो हम आपकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करेंगे और आप पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो अगर इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो ये तो एक बड़ी ज्यादती है, इसमें पूरा टाइम देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का जो सेशन है वो जनवरी से शुरू हो चुका हुआ है। मार्च में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हमने अगस्त में अपना नया सेशन शुरू करना है। अब मुझे ये बताएं कि जो प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी अपना सेशन शुरू कर चुका हुआ है और अभी तक तकरीबन 8 माह बच्चों को पढ़ा चुका हुआ है, अब ये गवर्नमेंट कहती है कि नए सेशन आप इसको ड्रॉप कर दें जो आप पुराना पढ़ा रहे हैं, अब नए की तरफ SNC की तरफ आए और SNC का नए शुरू से पढ़ाए, और वो सेशन जो गवर्नमेंट का है वो सिर्फ 6 महीने के हैं। 1 साल का कोर्स है, हम अगस्त से लेकर मार्च तक किस तरह पढ़ा सकेंगे? काशिफ साहब, तो सवाल ये भी है। यही हम आपसे यही सवाल करना चाह रहे थे। ये आपने एक तो इशारा किया जो मैनेजरियल यहाँ पे इशू आ रहा है कि जी आपने टीचर्स की ट्रेनिंग इतने हैं कम की है, ये अलाइनमेंट किस तरह होगी? आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स ऑब्वियसली वो किस बोर्ड के अंडर काम करते हैं, उनकी एजुकेशन का लेवल कुछ और है, गवर्नमेंट की एजुकेशन का लेवल कुछ और है। तो इन दो दरियाओं को एक जगह लाने के लिए आपको लगता है कि एक सेशन इज़ एनफ, या फिर ये अलाइनमेंट करने के लिए इन बच्चों के और उन बच्चों की, इन दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है, ये दोनों तबकात सोचते मुख्तलिफ तरीके से हैं, तो इसको किस तरीके से अलाइन करेंगे? कितना टाइम लगेगा इसमें? तो सब देखिए, कोई भी अगर आप सेशन शुरू करते हैं एजुकेशन का वो 1 साल पे मुहित होता है। इंटरनेशनली जो कहा जाता है कि 240 डेज का एक सेशन होता है एकेडमिक का। पाकिस्तान में तो वैसे ही आम दिनों में 130 या 20 दिनों का होता था, और कोरोना के दिनों में तो वो श्रिंक होकर 50 to 60 डेज रह गया था। अब 2 साल से इतने ही हमारे बच्चों की पढ़ाई हुई है। अगर आप ये कहें कि हम अपना जो सेशन है उसको श्रिंक कर दें तो बच्चों की पढ़ाई किस तरह मुमकिन होगी? और गवर्नमेंट, जिस तरह आपने अलाइनमेंट की बात की है, अलाइनमेंट के लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए। अब टाइम फ्रेम का मकसद ये है कि हमें एक प्रॉपर टाइम दिया जाए और उसके ऊपर वर्किंग तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ की जाए, बशमूल जो लो फीस प्राइवेट स्कूल है, जो 1 लाख से ज्यादा तादाद है प्राइवेट लो फीस प्राइवेट स्कूल की ये गवर्नमेंट पंजाब में। हो सकता है मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की हो, उनसे की हो, जो लीड स्कूल्स हैं या कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं जिनसे की हो। अच्छा। लेकिन वो यकसर इन स्कूलों को उन्होंने बिल्कुल वो नजरअंदाज कर दिए, और उनकी तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं। और आपको मैं एक अजीब बात बताऊं कि जो वालिदैन हैं वो ये अभी नहीं चाहते कि SNC की हम किताब पढ़ाएं, क्योंकि उनके ऊपर माली बोझ इतना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि जब हमने अपने पल्ले से हमने कोई किताब नहीं खरीदी, अब नहीं, अब प्राइवेट स्कूल उन्होंने पढ़ाना है तो अपने पल्ले से पढ़ाएं, हमने कोई नया सिलेबस नहीं। जब एक हो रहा है हमारा सिलेबस, उसको तो सेशन कंप्लीट होने दें और बच्चों का इम्तिहान होने दें। बीच में हम एक सेशन ब्रेक करके एक नया सेशन शुरू कर दें SNC का, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। और जो लो फीस प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स हैं वो भी नहीं मान रहे। और बुक्स की अगर मैं अवेलेबिलिटी की बताऊं, गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट किया है जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तादाद और स्कूल की तादाद है, मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेम करती है कि बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन SNC की बुक्स अवेलेबल नहीं है। और जो पब्लिशर्स, तकरीबन 100 से ज्यादा पब्लिशर यहाँ पे काम करते हैं पंजाब में, जो प्राइवेट स्कूल्स को बुक प्रोवाइड करते हैं। अभी कल परसों की एक रिपोर्ट आई है, सिर्फ 17 पब्लिशर्स की 103 किताबों को, वो सीधा किताबों को NOC मिला हुआ है। उसके अलावा जो 60-70 पब्लिशर्स हैं वो अभी तक इसी प्रोसेस में लटके हुए हैं कि उनको NOC कब मिलेगा, क्योंकि इतने ज्यादा लाखों स्कूलों को जो केटर करते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकती, वो प्राइवेट पब्लिशर्स की हर साल मदद लेती है, और प्राइवेट पब्लिशर्स ही साल से ये प्राइवेट सेक्टर को ये किताबें भी पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी हम ये समझें, आप प्रेसिडेंट है, रिप्रेजेंट करें प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को, तो हम ये समझें कि आप यकसर मसले को कबूल नहीं करें, मुस्तरद करें, क्योंकि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और बकौल आपके कि आपसे गुफ्तगू भी नहीं की गई, आपको एतमाद में नहीं लिया गया। बेहद शुक्रिया काशिफ साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और फैसल, हम जो बात कर रहे थे कि बच्चों के तालीम का जो मयार है वो अगर यकसा होगा तो मेरे ख्याल से कि जो हम बच्चों कहते हैं ना कि मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है, तो मुल्क तरक्की की जानिब बेहतर तरीके से गामजन रहेगा। बिल्कुल। हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जनाब। अब जरा हम उस इंडस्ट्री की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जिन लोगों को बड़ा शौक है ना घूमने फिरने का, वो ज़रा गौर से खबर सुन ले। फैसल फौरन से जो है ना मुझे आंखें दिखा रहा है, क्योंकि ये बंदा इतना घूमता फिरता है। आए दिन जब देखो ना फैसल कहीं ना कहीं घूमने गया होता है। वैसे तुम कहाँ कहाँ गए हो? पूरे पाकिस्तान में, चाहे पूरा पाकिस्तान घूम लिया? हाँ, बलूचिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हुंजा हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, या फिर कोहिस्तान हो, जस्ट नेम इट। तो आगे चल के महक आपके लिए भी खबर है कि हम बहुत सारी चीज़ें शो में इंक्लूड करने वाले हैं। अच्छा, यानी बहुत ज़्यादा घूमना फिरना होने वाला है? बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है जनाब। तो हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो कि बढ़ती जा रही है और माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। शुमाली इलाके दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। हुकूमत भरपूर काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है और हुकूमत मकामी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम ज़्यादा से ज़्यादा करिए। लेकिन जनाब पाकिस्तान में और भी मकामात हैं जिनसे टूरिज्म बढ़ रहा है। जैसे कि आप मेज़बान बताया कि गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान और बहुत दूर दूर की, ज़्यादा दूर नहीं जाते। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाते। जैसे मैं हूँ ना, मैं गरीब हूँ तो मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, तो हम कराची में रह लेते हैं। अच्छा, आप कराची में रह लेते हैं ना, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कराची शहर के बीचों बीच ऐसी इमारत हैं इनका शुमार तारीखी विरसे में होता है। अब एम्प्रेस मार्केट, बोल्टन मार्केट, डेंसो हॉल, डीजे कॉलेज, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फ्रेयर हॉल, इस इलाके में तारीखी विरसा शुमार की जाने वाली इमारतों में से अक्सर 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये इमारत जो हैं ये कॉलोनियल इमारतें हैं, हिंदुओं, पारसियों, यहूदियों की तामीर करदा हैं। तकसीम हिंद के बाद कुछ अमलाक महकमा औक़ाफ़ की ज़ेर निगरानी आ गई, जबकि बेशतर अभी तक पगड़ी के निज़ाम पे नहायत मामूली रकम के एवज़ किराए पर ये महक दी गई हैं। अच्छा, वैसे बड़ी बात है। अच्छा, मुझे इस बात करना था कि 100 साल पुरानी इमारतें कराची में आज भी मौजूद है। आई थिंक हमें बाहर घूमने ज़्यादा पहले यहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए असल में माशाल्लाह से क्या बना है। उसके हुस्न को इतना गहना दिया गया है कि अगर एम्प्रेस मार्केट है तो उसके आगे लालू के आलू का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ। अगर बोल्टन मार्केट है और वो एक अंग्रेज़ इमारत है तो उसके आगे जो है वो दही भल्ले का एक बोर्ड लगा हुआ है। तो हुस्न बहुत गहना दिया है। अब बात यह है कि दुनिया भर में इन इमारत को देखने सयाह ख़ास तौर पर जाते हैं। हम आपको कई 100 किलोमीटर दूर ज़रा तुर्की लेके चलते हैं। वहाँ की बात करें, वहाँ के इस्तिक़लाल स्ट्रीट, ऐसी सैकड़ों इमारतें मौजूद हैं, कई 100 साल ये पुरानी हैं और सुल्तनत उस्मानिया के दौर की इमारतें तो इनमें ख़ास तौर पे शामिल हैं। इन्हें महफूज किया गया है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर से सयाह इन इमारतों को देखने आते हैं। और महक, हम आपको कई 100 किलोमीटर दूर तुर्की लेके गए तो आपको वापस लेके आते हैं और आपके शायद लाहौर जाते हैं ना। मतलब मैं तो लाहौर में रह के पूरा लाहौर घूमी हुई और अंदरूने लाहौर की जब मैं बात करूँ ना तो वाकई मज़ा आता है जाने का। लाहौर की फूड स्ट्रीट जिसे इंतज़ामिया ने बेहतरीन अंदाज में बनाया, और आज पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहने वाला शहरी जब लाहौर जाता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि पुराना लाहौर एक दफ़ा ज़रूर देखें। मेरे प्रोड्यूसर भी मुझे काम में कह रहे हैं अब्दुल्ला कि मेरा दिल कर रहा है मैं लाहौर जाऊँ, मैं लाहौर देखूँ कि लाहौर में खाना भी मज़े का होता है। वाकई यहाँ पे खाना, फैसल तुम गए हो यहाँ पे? तुम तो आए थे लाहौर, है ना? हमारी मुलाकात हुई थी लाहौर में। यहाँ पर अच्छा जिस तरीके से इसको सजाया गया है, जिस तरीके से मेंटेन किया गया है, मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत हमें कराची में भी है कि हम उसको उतना सजाएं, उतना कलरफुल करें कि लोग आए। नहीं करें, कलरफुल नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे रंग की ज़रूरत थी। यहाँ पे कराची के साथ जो हुआ है वो इन कॉलोनियल इमारतों को अपने अपने हिसाब से गुलाबी रंग दिया है, पीला रंग दिया है, नीला रंग दिया है, जिसके बाद एक्शन भी लिया गया। कोई इमारतों का पुरसाने हाल नहीं है। इस शहर में ऐसी खूबसूरत इमारतें हैं लेकिन कहीं एसी का पानी है वो टिप टिप करता इन इमारतों की खूबसूरती पर कालक मल रहा है। तो कहीं तारों का गुच्छा एक बहुत बड़ा इशू है इस शहर का, ये हुस्न पर दाग लगा रहा है। यूरोपीय ममालिक में इस हवाले से कानून साजी मौजूद है जिसके ज़रिए तारीख़ी हैसियत की हामिल इमारतों को मालिकान टैक्स और यूटिलिटी बिल्स जो हैं इनके छूट दी जाती है ताकि वो इमारत की देखभाल पर खर्च कर सकें। और मेरे ख्याल से कि अगर ये चीज़ पाकिस्तान में भी हो जाएगी तो शायद कुछ बेहतरी आपको लगती आ सकती है। हाँ ना, वो पैसे लेंगे और वो कहीं और लगा देंगे, घूमने फिरने कहीं और चले जाएंगे। इसी मामले पे मजीद बात करेंगे, मगर कराची की तारीखी इमारतों से मुतालिक शयान सलीम की खूबसूरत से रिपोर्ट। शयान जब भी कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, देखने का मज़ा आता है कि जो वो चीज़ निकाल के लेकर आते हैं ना, ज़बरदस्त होती है। तो पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुंजान और बेहंगम इमारतों के दरमियान एक तामीराती शाहकार जो इम्तिजाज है दो अहदहाए हुक्मरानी का, एक साथ मुगल और अंग्रेज अदवार की झलक दिखाती ये पुरशिको इमारत है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जिसमें मुगल दौर की याद दिलाते गुंबद और मीनार भी इस्तादा हैं।
तो नौ आबादियाती दौर की झलक दिखलाने वाले सतून और आर्चेस भी मौजूद हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस पुरशको इमारत को मशरिक व मगरिब का हसीन इम्तिजाज कहना गलत नहीं होगा। इसके सतूनों और दीवारियों के जाविये नौ आबादियाती दौर के गौथक आर्किटेक्चर का शाहकार हैं, तो इसके गुंबदों और महराबों से मुगल दौर की इस्लामी तर्ज तामीर झलकती है। कराची में तारीख और कदीम तामीरात के महक्किक राशिद मलिक इन्हीं खुसूसियात की वजह से इस इमारत के दिलदादा हैं, जो 1934 में तामीर होने वाली इस इमारत को दो अदवार के इम्तिजाज बनाना आर्किटेक्ट अहमद हुसैन आगा का कमाल फन करार देते हैं। अहमद हुसैन आगा एक बड़े नामवर आर्किटेक्ट हैं, आगरा से थे और वहाँ के जो महल्लात हैं उनकी रेनोवेशन का और उनकी तामीर नौ का वो काम कर चुके थे, बड़ा वसी तजर्बा था उनका। तो उन्होंने इसको ब्रिटिश या आप इसको गॉथिक आर्ट और मुगलिया तर्ज तामीर उन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको बनाया। अच्छा, ये इसकी खूबसूरती की जो बेसिक वजह है जो नज़र आ रही है वो भी इन दोनों तहजीबों का इम्तिजाज है, तामीराती जो अंदाज है उसको मिक्स किया उन्होंने। इमारत की दीवारों और सतूनों से महराबों तक और गौथक सतूनों से गुंबदों और मीनारों तक हर जाविया गौर करने वालों को वर्ताए हैरत में डाल देता है। आप पिलर्स के ऊपर एक बंच देख रहे होंगे फ्लावर का, ये भी टिपिकल जो स्टाइल है ये गॉथिक स्टाइल है। अच्छा, जो इसके दूसरे आप ये बॉर्डर्स लाइन जो आप देख रहे हैं ये तमाम के तमाम बॉर्डर्स जो हैं ये तमाम मुगलिया स्टाइल के हैं, लेकिन हुआ ये कि मुगलिया स्टाइल बहुत ज़्यादा फूलदार है। इन्होंने क्या किया, उस फूलदारी को ख़त्म करके स्ट्रेट एरो की शक्ल दे दी है। अच्छा, जो निचली आर्चिस थी उन निचली आर्चिस को भी इन्होंने बिल्कुल सिंपल बना के और उसके जो वो जो जितने भी ग्राउंड्स थे दूसरे उसको एक नॉर्मल स्टाइल दे दिया। दोनों को मतलब उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मिक्स किया है अहमद हुसैन आगा ने, इसके लिए उनको क्रेडिट देना चाहिए। तारीख में आज उनका नाम अगर मौजूद है तो भी इसलिए है। इसकी जो बिल्कुल सिंपल आर्च जो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए, ये गॉथिक स्टाइल है। आप इसको ब्रिटिश स्टाइल कह लें, ठीक है, उस स्टाइल के अंदर इन आर्चिस को बनाया गया। लेकिन जो आप मेहराबिये दूसरे देख रहे हैं ये टिपिकल मुगलिया आर्ट है। इर्द गिर्द बेतरतीब इमारतों में घिरी होने की वजह से इस इमारत का जौहर सरसरी देखने वालों की नजरों से पोशीदा रहता है। लेकिन अगर आप छत पर पहुंच जाएं तो ये इमारत मेमारों का हुस्ने तख्लीक खोल कर सामने रख देती है। गुंबदों और मीनारों के दरमियान खूबसूरत तरतीब के साथ बने बुर्ज हों या चिलमन का काम करती संगी जाफरियां, हर चीज पुकार पुकार कर बताती है कि इन्हें बनाने वालों को अपने काम से कितनी मोहब्बत थी। मीनारों के दरमियान मौजूद इन तुरबत नुमा बॉक्सेस के पीछे भी मुगल हुक्मरानी की अलामत पोशीदा है। इसके ऊपर आप ऊपर देखेंगे इन कॉलम्स के ऊपर बॉक्स बने हुए, दो मीनारों के बीच में बॉक्सेस बने हुए, ये भी मुगलिया स्टाइल है। ये बॉक्सेस जो है ये एक शाही इमारत या शाहाना तर्ज तामीर या एक आला जो बिल्डिंग होती थी उसकी अलामत होती थी। दूर से देख के पता चल जाता था कि ये कोई सल्तनत से मुताल्लिक इमारत है। इस इमारत की तामीर के लिए भारत के शहर जोधपुर से सुर्ख पत्थर लाया गया था। 1934 में तामीर मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह करमचंद मोहनदास गांधी से कराया गया। अपने दामन में ऐसे ऐसे जौहर रखने वाली इस इमारत के साथ हुकूमत के साथ इसका इंतजाम संभालने वालों का रवैया भी इसके हुस्न को गहना रहा है। मरकजी दरवाजे पर तारों के गुच्छे मौजूद हैं, जिन मेहराबों और बॉर्डर लाइंस को संग तराशों ने अपने फन से सजाया है, वहाँ एयर कंडीशंस के आउटर्स की भरमार है। हर लिहाज से इंतहाई अहम बिल्डिंग होने के बावजूद इस कौमी विरसे की कोई भी मतलब हिफाजत करने के लिए या इसकी केयर करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अंदर दो दुकानें आपने देखी होंगी, उस तरफ शटर बने हुए हैं, वो मॉडरेशन इसके अंदर हुई है जिसकी चूँकि कौमी तारीखी विरसा है इसके अंदर कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो है, मौजूद है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बाहर की बैरूनी आप देखें, कहीं जंगले लगा दिए, कहीं वो लोहे के रॉड लगा दिए, कहीं पे प्लस्तर लगा दिया। जो जितनी भी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं वो तमाम की तमाम तामीराती लिहाज से इंतहाई घटिया दर्जे की या कम दर्जे की आप कह लें, कम दर्जे की चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हैं। सफाई के लिए यहाँ जो इसकी दीवार के साथ लगी हुई घास है वो भी कोई साफ़ करने के लिए तैयार नहीं। नौ आबादियाती दौर में कराची में सैकड़ों इमारतें तामीर की गईं, मगर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुकाबले की चंद एक ही हैं। पाकिस्तान की मईशत इस इमारत से फली फूली। कराची के ताज में जड़े नगीने, इन्हीं में से एक नायाब तरीन नगीना ये इमारत है। बस इस नगीने को जौहरी की तलाश है जो इसको निखार सके। कैमरामैन फैसल आगाई और सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा,
कराची। तो आपने देखा कि कराची में हुस्न कम नहीं है, यहाँ की इमारतें इतनी खूबसूरत हैं और कुछ कोशिश भी की है, लेकिन वो कोशिश ऐसी रही कि जो फूड स्ट्रीट थी यहाँ की उसको अजीब अजीब रंगों में रंग दिया। अच्छा फैसल, मेरा एक बड़ा इख्तलाफ है, यहाँ पर कोशिशें सिर्फ वक्ती कोशिशें हैं, उन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जाता। हाँ, वो अगर ऊपर से अगर कोई ऐसा हुक्म सादिर हो जाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एम्प्रेस ठीक करें, तो उन्होंने एम्प्रेस मार्केट ठीक है, लेकिन अब आप दोबारा वहाँ पे जाएं तो एक बार फिर वहाँ पे आपको मुख्तलिफ सियासी जमातों के बोर्ड्स नज़र आएंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसा ही है ना, मुस्तकिल चीज़ नहीं होती है, तो जनाब काम का मुस्तकिल होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते का मुस्तकिल होना ज़रूरी है। अब जिन्होंने रिश्ते की तरफ इशारा कर दिया ना, आप सोचेंगे कि ये इमारतों में रिश्ता कहाँ से आ गया। रिश्ता, कोई भी रिश्ता ना बड़ा ही खूबसूरत होता है, और वो खूबसूरत जो रिश्ता है वो हमेशा एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ की कोशिशों से बनता है। शादी के बंधन की हम बात करें, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल समझी जाती है, लेकिन हम जब अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो हमारे मुआशरे में इस खूबसूरत रिश्ते को भी इस कदर मुश्किल बना दिया गया जनाब, कि शादी के तस्वुर से या तो खौफ आता है या फिर लोग जो हैं अब ये सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा वक्त और गुजार लेते हैं, फिर शायद हम इस तरफ आ जाएंगे। कुछ लोगों के नज़दीक एक लड़के और लड़की की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात में बहुत ज़्यादा दखल उनके रिश्तेदारों का होता है, और ये वाकई हमारी सोसाइटी में एक बड़ी मशहूर बात, बहुत बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े लोग जो हैं हमारी फैमिली के, वो कहते हैं कि जब तक एक लड़की को उसका मैका पीछे से फीड करता रहता है, वो अपनी ससुराल में कभी भी एक अच्छा माहौल नहीं बना सकती। मेरे ख्याल से इट्स बोथ वे राउंड्स, अगर दूसरे लड़के वालों की तरफ से भी हो तो भी नहीं, यही सूरत हाल बनती है। अक्सर औकात ये रिश्तेदार उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मदाखलत करते हैं, एक अच्छी भली शादी तलाक या फिर खुला की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब ये शादियां नाकाम क्यों होती हैं, कामयाब शादी का राज क्या है, और पहले और आजकल की शादियों में क्या फ़र्क है? मुझे लगता है कि पहले जो है ना, खातून सब्र कर जाती थी, बर्दाश्त कर जाती थी, और मियाँ भी शायद समझ जाते थे, लेकिन आज जो है तलाक की जो रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शायद ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप नहीं समझ पाए तो लड़का लड़की सोचते हैं ठीक है हम कहीं और शादी करेंगे। इस चीज़ का इस्लाम ने एक ऑप्शन ज़रूर दिया है, लेकिन इन रिश्तों में आने वाली जो तलखियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके हवाले से आपको आए दिन खबरें भी मिलती रहती हैं। अब इन सारे सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश की हमारे नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद ने, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। लड़के और लड़की का इंतखाब, दावतनामों की तकसीम, मेहंदी, माइयों, रत जगह की तकरीबात, ढोलक की थाप पर लड़के लड़कियों का रक्स, जिंदगी भर साथ निभाने के अहदो पैमा होते हैं। कभी ये वादे वफा होते हैं। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा शरीक हयात मिले जो उसे खुश रखे, उसको हर तहफ़्फ़ुज़ दे और जिसके साथ वो अपने आप को महफूज समझे। तो कभी चंद माह बाद ही ऐसे इख्तिलाफात होने लगते हैं कि अंजाम अलहदगी पर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शादियाँ क्यों नाकाम हो जाती हैं? खामोश! मेरी माँ के साथ हाथापाई कर रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अकबर आप मेरी बात तो सुने। एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे। आप मेरी चुप! अम्मी, आप इसकी माँ को फोन करें, उनको बोले इसको अभी के अभी यहाँ से लेके जाए। 6 साल पहले शादी के बंधन में बंधने वाली हिबा एहसन कहती हैं कि शादी के बाद की जिंदगी में पेश आने वाले मुश्किल हालात में किसी हद तक दखल खुद लड़कियों का भी होता है। मैं एक लड़की को भी कहती हूँ कि जब अपने माँ बाप को वो छोड़कर आती है तो मैं ये मानती हूँ कि उसको, उस लड़के के माँ बाप को भी अपने माँ बाप समझना चाहिए, और अगर जिस तरीके से वो अपने माँ बाप की बातें बर्दाश्त करती है, एक तरीके से पिटती भी है बचपन में, सारी बातें बर्दाश्त कर, तो अगर कुछ अल्फाज माँ बाप अपने मुंह से निकाल देते हैं तो वो बर्दाश्त करना सीखे। आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। जब खुद बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना तो वो अलग घर लेने की डिमांड करती हैं। जब अपने माँ बाप को बर्दाश्त करती हैं और उसी घर में रहती हैं और उसी घर से रुखसत होती हैं, ठीक है ना, तो उनको उस लड़के के माँ बाप को भी बर्दाश्त करना चाहिए। आजकल शादी से बहुत पहले लड़कियों ने शादी के बाद की जिंदगी के हवाले से एक तस्वुर कायम कर रखा होता है, जिसमें रोक टोक से आजाद जिंदगी सरे फहरिस्त होती है, मगर पहले ऐसा नहीं था। इस बारे में हाउसवाइफ अमरीन नईम ने बताया कि शादी से पहले उनका कोई आइडियल नहीं था। मैंने तो कभी आइडियल अपना बनाया ही नहीं साहब। मैं मैट्रिक में थी, मैट्रिक के बाद जो है वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही थी तो मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद तो कभी अपना ऐसा आइडियल कोई सोचा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो जैसे जो माँ बाप ने कर दी वही थी। और माशाल्लाह ये सब कहते हैं कि शादी से पहले जो होती है लव मैरिज बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज बहुत अच्छी होती है। जो शादी के बाद वो होती है ना मोहब्बत, वो शादी से पहले नहीं हो सकती। इन्होंने और मैंने मिलके जो अपने आगे लाइफ के बारे में
जो बात तय की और आज तक माशाल्लाह से उसी पे चल रहे हैं। अमरीन नईम के शौहर बाहमी अफाम और तफहीम को खुशगवार जिंदगी का राज करार देते हैं। उनका कहना है कि 27 साल में बीवी से एक भी शिकायत नहीं हुई। आज 27 साल के बाद हमारी बेहतरीन कामयाब शादी चल रही है। हमें किसी से कोई गिला नहीं है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैं बार बार कहूँगा, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। मियाँ बीवी में ज़हनी हम आहंगी शादी के बंधन की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर करीबी रिश्तेदार भी शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इस बारे में मारूफ एडवोकेट ख्वाजा नवेद अहमद कहते हैं कि ये मामला तकरीबन हर घर में पेश आता है। बात ये कि अरेंज मैरिज जो है उसमें भी सास और बहू का फड्डा होता है। वही सास लड़की को लेके आती है, बाद में उसकी दुश्मन हो जाती है। लव मैरिज में लड़का लड़की आपस में प्यार करके आते हैं, लेकिन लड़की जो है उसको लड़के के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते बहुत दिनों तक। कभी कहते हैं हमारे ख़ानदान के स्टैंडर्ड की नहीं है, कभी कहती है पता नहीं इसकी तो ज़ुबान कैसी है, कभी कहती है बदतमीज़ है, कभी कहते हैं कपड़े कैसे पहनती है। ये अननेसेसरी छोटी छोटी बातें कि दिल में जगह नहीं पैदा करते उस लड़की के लिए जो आपके बेटे से तो लव करके उसके घर में घुस गई, दिल में भी घुस गई, अम्मा के दिल में नहीं घुसी। अम्मा ने कहा इसने मेरे को आउट कर दिया दिल से मेरे बेटे के, अब ये मेरे घर से आउट होगी, तो फिर हो जाती है आउट। शादी चाहे घर वालों की पसंद से की जाए या अपनी पसंद से, अगर दोनों ही सूरतों में शादी को मसाइल का शिकार होना होता है तो सवाल जन्म लेता है कि आखिर कामयाब शादी का नुस्खा क्या है। इस बारे में एडवोकेट ख्वाजा नवेद का कहना है कि कामयाब शादी की जिम्मेदारी कहीं न कहीं लड़की के कंधों पर ही आ पड़ती है। मेन जो मेरी एडवाइस है कि अपनी छोटी छोटी शिकायतें जाके अपने माँ बाप को ना बताएं, वहाँ बात बढ़ जाती है। आपस में 6 दफ़ा लड़ते हैं, फिर रात को सोते हैं, ठीक हो जाते हैं। एक बात वहाँ पहुँचा दी तो वो गिरा बांधी जाती है, वो ख़त्म ही नहीं होती। इसी तरह लड़के को लड़की से कोई शिकायत है, वो बेचारी की कोई प्रॉब्लम हो गई है या उसने कोई चीज़ तोड़ दी है या वो कर दिया है, कॉल कर दो, ज़रूरी है जाके अपनी माँ को बताना। अपने अंदर हज़म करने का जज्बा पैदा करे लड़का भी और लड़की भी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लड़की डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती रहे और अपनी माँ को ना बताए। एक थप्पड़ भी मारे तो फ़ौरन बता दे, वरना ताकि उसको दूसरा थप्पड़ मारने की कभी जरूरत ही ना हो। शादी को कामयाबी के साथ निभाना लड़के और लड़की दोनों की जिम्मेदारी है, मगर इसके साथ दोनों घरों की खवातीन को भी चाहिए कि वो अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें और नए शादीशुदा जोड़ों के लिए आसानियां पैदा करें। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो जनाब रेहान की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन मेरा जो नज़रिया है शादी के बंधन को लेकर, मुझे ये लगता है कि जब तक दोनों तरफ से यानी मियाँ और बीवी दोनों समझदारी का मुजाहरा नहीं करते, रिश्ता चल नहीं सकता। इवन कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता, चाहे वो आपका दोस्ती का है, माँ बेटी का है, बहन बहनों का है। तो मुझे ऐसे देख रहे हो एज एन एक्सपर्ट मैं अपनी राय नहीं दे रही, एज एक्सपर्ट ये राय दे रही थी। और मेरी नाक़िस राय में गाड़ी से बढ़ के ये एक तराजू है जिसके दोनों पलड़ों का एक साथ अगर वो नहीं भी होते तो कभी एक भारी हो जाए तो दूसरा हल्का पड़ जाए। ये हमेशा वैसे मैंने ये देखा कि हमेशा मियां जो है वो हल्का ही पड़ता है, बीवी भारी आ रही होती है। मेरे रिश्ते में जैसे एक्सपर्ट की राय आपने जानी। अब हम आगे बढ़ते। और वैसे सिंध पुलिस जो बहुत एक्सपर्ट, आपको पता सवाल है कि क्या वाकई सिंध पुलिस जो है वो इतनी एक्सपर्ट है कि मुजरिम छोड़ दिए उसने। मुजरिम लगता है सिंध में खत्म हो गए और चमगादड़ों को निशाना बनाया, वो भी ताक के ना, ये हम देख भी रहे हैं। वैसे क्या सिचुएशन बनी, आखिर ऐसा क्या इन चमगादड़ों ने गुनाह सरजद कर दिया था कि इन्हें स्ट्रेट फायर करके निशाना बनाया गया? पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। इंतहाई गलत बात है ये। मतलब आप अगर मुजरिम को नहीं पकड़ पा रहे, यानी अगर आप उस शख्स को नहीं पकड़ पा रहे जो कि असल में मुजरिम है, तो आप या तो अपनी गोलियां इस तरह के लोगों पे इस तरह से ज़ाया कर देते हैं, चमगादड़ों का इनकाउंटर, उनको स्ट्रेट फायर और उनको निशाना बनाना। प्लीज़ थोड़ी सी अक्लमंदी का अगर हम मुजाहरा करेंगे ना तो शायद हम समझ पाएंगे कि किसी पे भी इस तरह से गोलियां चलाना वो बेज़ुबान है, बहुत गलत है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मैनेजर वाइल्ड लाइफ WWF हुमैरा आयशा साहिबा ने। हुमैरा साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का।
सवाल पहला वही जो कि शायद इस वक्त इस रिपोर्ट को देखने के बाद हर शख्स के जहन में आ रहा होगा कि जंगली हयात पर गोलियां बरसाना, यानी 3 से 4 दिन में 400 चमगादड़ों को मार देना, पुलिस के इस अमल को आप कैसे देखते हैं? और क्या कानून या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इनको इस तरीके से रोकती हो, या फिर वो इस चीज़ की ममानियत पर हो कि नहीं, किसी पर भी इस तरह से गोलियां बरसाना जायज़ नहीं है? जी हुमैरा साहिबा, मुझे सुन पा रही हैं? जी शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में, लेकिन आपने बड़े संगीन एक और ये ब्रूटल एक्ट को हाईलाइट किया है रिसेंटली, जो कि एक बाइस बना इस इशू को लाइमलाइट में लाने में भी, और जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इस इशू को जो है वो सीरियसली टेकअप करने में। ये अनफॉर्चुनेट एक्ट है चमगादड़ों की ये प्रोसिक्यूशन का, जिसको आपने जिक्र भी किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो बैट्स या चमगादड़ हैं, चमगादड़ें जो हैं वो हमारे मुल्क में कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं रखती हैं। बहुत सारे उसके जो हैं वो वजूहात हैं। हमारे जो फोकलोर्स हैं, हमारी जो कहानियाँ कदीमी से जुड़ी हुई हैं, और एक बैट्स का इमेज है। लेकिन इस ख़ास तौर पे जिस स्पीशीज़ को प्रोसिक्यूट किया गया है इस अनफॉर्चुनेट एक्ट के अंदर, ये फ्रूट बैट की एक किस्म है जो ज़्यादातर जो है जो जंगली पौधे हैं, जो जंगली फ्रूट्स हैं, उनके ऊपर फीड करती हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से इस तरह की जो है ब्रूटल किलिंग का निशाना बन रही है, क्योंकि लोग इनको जो हैं वो समझते हैं कि ये जो है ये पेस्ट हैं और ये नुकसान करते हैं ऑर्चर्ड्स का, ये फ्रूट्स को खाते हैं और क्रॉप्स को। हालांकि बड़ा बेसिक नवीयत की ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी हम बैट्स की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने इनका कुदरती माहौल में बड़ा अहम किरदार रखा है। और जहाँ इनको बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है, हमें बहुत कम मालूम है इन अनवा के बारे में। हमारे मुल्क के अंदर हम ये जानते हैं कि हमारे पास 50 से ज़्यादा अनवा हैं चमगादड़ की, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी तादाद किस तरह से ख़तरे से दोचार है, हम ये नहीं जानते। लेकिन जो काम हमने किया है, हम जानते हैं कि इसकी तादाद जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, और इस तरह के एक्ट जो हैं वो इनको मज़ीद तबाही के दहाने पे ले जा रहे हैं। अच्छा हुमैरा साहिबा, आपने जो बात की 50 से ज़्यादा अक़साम के हैं, कुछ इसमें एक्सटिंक्ट भी हैं, ये बताइए कि क्या कोई और तरीक़ा नहीं हो सकता था? अगर ये चमगादड़ें फसलें तबाह कर भी रही थी, कोई स्प्रे होता, कोई और दूसरी चीज़ होती। साउंड फ्रीक्वेंसीज जो है इससे ये बड़े सेंसिटिव होते हैं ये बैट्स, तो क्या उसके थ्रू इनको नहीं भगाया जा सकता था? हमने देखा पिछले दिनों बकरीद वाले ईद के पहले दिन एक गाय को गोली मार दी गई और उस भैंस को, और उसके बाद फिर उसको कुर्बान किया गया। अब यही एटीट्यूड हम यहाँ देख रहे हैं, क्या तरीका इस्तेमाल किया जा सकता था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और यही चीज़ अगर सोच ली जाती सेट से पहले तो गालिबन हम इस तरह की ब्रुटैलिटी देखने से बच जाते। सबसे पहले जो चीज़ हमें देखने की और समझने की ज़रूरत है ना, कि क्या वजह है कि बैट्स तसादम में आती है इंसानी आबादियों के साथ या इंसानी वसाइल के साथ। आपने अभी बड़ी अच्छी रन की एक जो थी फुटेज इसके ऊपर, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स के ऊपर। तो अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली हमारे शहरों के अंदर भी बागात थे, ऐसी बिल्डिंग्स थी जहाँ पर खासतौर पे फ्रूट बैट्स जो थी वहाँ पर रूस्ट किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी लैंड यूज़ को चेंज किया, हमने उनके मस्कन को तबाह किया, इंसानी आबादी को बढ़ाते चले गए, अपने एग्रीकल्चर एरियाज़ को एक्सपैंड करते गए, तो उन बैट्स के लिए भी जगह जो है वो कम होती गई। तो एक तो ये फैक्टर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन से जो वो फैक्टर्स हैं जो कि इन वाइल्ड लाइफ को हमारे करीब लेकर के आता जा रहा है। इनफैक्ट हम उनके करीब चलते जाते जा रहे हैं। उसके बाद जो जहरों का इस्तेमाल है या जो बाकी मसाइल हैं वो फर्दर इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब अगर बैट्स को प्रोसिक्यूट करने की वजह ढूंढनी है तो शायद कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो है वो तरीके मौजूद हैं कि हम इन्हें नॉन लीथल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उससे सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे माहौल के अंदर इनका किरदार बहुत अहम है। ये सीड डिस्पर्सल जो बीज को फैलाने में खुदा की तरफ से एक नेमत हैं, ये पॉलिनेटर्स का किरदार प्ले करते हैं। इनकी बहुत सारी इकसाम हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाती हैं, जो कि नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है। और फ्रूट बैट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार
मददगार है, जो कि आपके सीड को डिस्पर्स करने में, वाइल्ड वैरायटी को भी, क्रॉप्स की अब उनमें बहुत सारी चूँकि आपकी जो है वो कमर्शियल फ्रूट्स भी बन गए हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ये सब स्पीशीज़ जो हैं ये उन क्रॉप्स को डैमेज करती हैं, ये उनको खाती हैं, जिसके बारे में हम ये गुमान कर रहे हैं। दूसरा, क्या हम अगर उनके मस्कन में आके बैठे हैं तो क्या हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और तीसरी जो अहम बात आपने बड़ी अच्छी तरीके से मेंशन की कि बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ को देखते ही मार देना शायद इंस्टिंक्ट्स में शामिल है। अब वाइल्ड लाइफ के हिसाब से लोगों का परसेप्शन चेंज करना और मुतल्लिका महकमा जात को साथ ला करके इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा उमैरा, मैं लास्ट में बिल्कुल चूंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, मैं चाहूँ कि हमारी नाजरीन के आसानी के लिए और हमारी आसानी के लिए प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कर दीजिएगा कि इनको भगाने का आसान से आसान तरीका क्या था, कि कल को अगर कहीं पर हम ऐसी सिचुएशन दोबारा देखें तो हम बता सकें कि जी भगाने का तरीका ये है, ऐसे भी किया जा सकता था। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसका कि आप जब ऐसे एरियाज़ में, क्योंकि ख़ास तौर पे ये कुछ एरियाज़ है जो कि हमारे ट्रबल्ड है और बहुत अरसे से वहाँ पर जो है वो ये रिपोर्ट हो रहा है, तो सबसे पहले तो इस इशू की सेंसिटिविटी को समझने की ज़रूरत है, बाकायदा तहकीक की ज़रूरत है कि कौन से कॉमन रूस्टिंग एंड नेस्टिंग एरियाज़ हैं और उनको कैसे ये आपने बहुत शुक्रिया हुमैरा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और ये आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये चमगादड़ें हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है या फिर हम ओवर एक्सपेंड करते करते इनकी टेरिटरी में घुस रहे हैं। खैर, ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो एक और दिलचस्प सी फार्मिंग है और वो बड़ी आला नस्ल के जानवर की फार्मिंग है, लेकिन ब्रेक के बाद ना, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अभी अहम खबर है, सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया है। पंजाब में 5 और सिंध में 8 रुपए फी किलो तक महंगाई हो गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब, सीएनजी भी बढ़ गई है और ऑल पाकिस्तान सीएनजी के चेयरमैन किया गया, जिसमें 8 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका है। पंजाब में चूंकि लीटर के हिसाब फरोख्त होती है 10 रुपए फी लीटर पंजाब में, जबकि सिंध में 8 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। बात 148 रुपए। ठीक है, वहाब हमारे साथ है और हमें बता भी रहे हैं, और जैसे कि हमने अपने नाज़रीन को बताया कि सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। अगर पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पर 5 रुपए और सिंध में 8 रुपए फी किलो तक सीएनजी को महंगा कर दिया गया है। जैसे महंगा, आपने कभी क्रिकेट खेली है? नहीं, मैंने सिर्फ क्रिकेट देखा और फिर मुझे कभी कभी समझ भी नहीं आती कि वो क्या रहा है। अच्छा, तो जिस जगह पे खेली जाती है उसको ग्राउंड कहते हैं, जिस नहीं ये मुझे पता है कि उसको ग्राउंड कहते हैं और जहाँ पे खेली जाती है उसको पिच कहते हैं। वाह वाह वाह, ये आज एक एडेड इन्फॉर्मेशन थी। द पिच 22 यार्ड्स का वो हिस्सा जहाँ पे बॉलर्स पूरी मेहनत से जान लगा के बॉल पटकते हैं और जहाँ बैट्समैन क्रीज का इस्तेमाल करते हुए कभी बैकफुट और कभी फ्रंट फुट पे दिल फरेब शॉट्स खेलते हैं। ये लेकिन पिच तैयार कैसे होती है, ये समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान बताएंगे। आपने इस पिच पर नामवर खिलाड़ियों को स्टार्स बनते तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ये दिखाएंगे कि ये पिच किस तरह तैयार होती है और तैयारी के दौरान किन किन मराइल से गुजरती है। पहले बैटिंग करें या बॉलिंग, पिच बॉलर्स को सपोर्ट करेगी या बल्लेबाज रन्स के अंबार लगाएंगे। क्रिकेट में कप्तान और कोच पिच की अहमियत को खूब जानते हैं। पिचेस की बनावट मैचेस के नताइज पर भी असरअंदाज होती है। पाकिस्तान में पिचेस की तैयारी के लिए नंदीपुर की खुसूसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पिच पर रोलर भी मौसम के हिसाब से चलाया जाता है। बड़े पत्थर डलते हैं, फिर रोड़ी डलती है इसमें, ठीक है, क्रश डलता है इसमें, ये 3 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद इसमें एक जाल बनता है, उसके ऊपर फिर आप मिट्टी डालते हैं नंदीपुर की, फिर उसको आप सेटल डाउन होने के लिए टाइम देते हैं। जैसे जब मौसम चल रहा है तो इसको कम पानी देंगे, जैसे गर्मी होती है, धूप ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी देते हैं। सर रोलर की कमाल है और पानी की सर दोनों चीज़ों का सर काम होता है सर। अगर उसको सर तेज़ करना है तो हैवी रोलर चलाएंगे ज़्यादा, और स्लो रखना है तो फिर कम चलाएंगे। हैवी रोलर ज़्यादा चलाएंगे, फास्ट पे सर। इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद कहते हैं अगर मुदाखलत ना की जाए तो पाकिस्तान में भी बेहतर पिचेस बन सकती हैं। हम हार्ड विकेट बनाना चाहें, हार्ड विकेट बन सकती है, क्या मसला है। हर चीज़ में हमारे यहाँ फेयर नहीं है। इससे पहले जो टर्नओवर आए उसमें आए ऐसे कप्तान भी आते थे और पीसीबी से भी आता था कि जी बैटिंग विकेट बना दो।
फर्स्ट क्लास मैच से कबल पिच को तैयार करने के लिए 3 से 4 रोज का वक्त दरकार होता है। हर साल पिच की ऊपर वाली सतह को दोबारा तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में पिचेस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए क्यूरेटर को अच्छी तालीम के साथ साथ जदीद मशीनरी भी देनी होगी। कैमरामैन फैसल लगाई के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई तो क्रिकेट के बारे में मुझसे पूछा था, बैडमिंटन खेलना आता है? ये बैडमिंटन तो जिंदगी है। अच्छा, और आप शटल हैं, कभी जिंदगी इधर मारती है कभी उधर मारती है, एक साथ आप रहते नहीं। यानी हर कोई अपनी जिंदगी में बैडमिंटन खेलता है या खेलता रहता है बिल्कुल। और लेकिन अब जरा स्पोर्ट्स बैडमिंटन की बात करें, नन्हे टैलेंट की 8 साल की उम्र में बैडमिंटन की अंडर 16 कौमी चैंपियन बनने वाली सरवत फातिमा है। अब ये जदीद ट्रेनिंग की ख्वाह कि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिले और ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो ताकि वो मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। कोयटा से कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उम्र सिर्फ 8 साल, जज्बा बेमिसाल। कोयटा की हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली अंडर 16 की कौमी चैंपियन सरवत फातिमा की छोटी सी उम्र में बड़े ख्वाब हैं। वो ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। मेरा ड्रीम है जब मैं बड़ा होंगी वर्ल्ड चैंपियन बनूं, ओलंपिक चैंपियन बनूं। मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है वर्ल्ड पे। माली मुश्किलात और सहूलियात की कमी सरवत की ट्रेनिंग की राह में हायल हैं। मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो कि जदीद कोच है जो कि डेनमार्क पे है, पीटर गेड एकेडमी। मुझे ज़रूरी है इसकी कोचिंग के लिए, वो डेनमार्क पे है। असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स अमानुल्लाह कहते हैं हुकूमत के साथ स्पोर्ट्स बोर्ड को भी किरदार अदा करना होगा। हमने यहाँ पे एक छोटा सा लेवल पे एक टूर्नामेंट करवाया था, तो उसमें ये हाईलाइट हुई। फिर इसको जो है ना फर्दर नेशनल चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट किया गया। वहाँ पे जाके इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, तो उसके बाद सीएम साहब ने खुद इनको काफ़ी इंकरेज भी किया है। पाकिस्तान को ओलंपिक्स मेडल जीते 29 साल गुजर गए। अगर सरवत फातिमा जैसे दीगर नए टैलेंट को सपोर्ट की जाए तो पाकिस्तान का ओलंपिक्स मेडल का इंतजार खत्म हो सकता है। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। अच्छा, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल का इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अभी तक आ नहीं रहा है, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां आज ख़त्म हो जाएंगी कि कब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को हराएगा। आज रात मैच है। और क्या लगता है आपको, महक, पाकिस्तान जीतेगा या वेस्ट इंडीज़? देखिए, मैं तो जो भी टीम जीती है ना उसके साथ चली जाती। देखिए, कोई भी जीते कोई भी जीते, जीत हमेशा क्रिकेट की है ना, मेरा ये नजरिया। इतना 5 साल बाद MNA महक असलम आपके साथ जरूर मौजूद होगी, जिस तरह सियासी बयान दिया। लेकिन आज बेस्ट ऑफ लक करते हैं पाकिस्तान टीम को। बाबर आजम की क़यादत में वेस्ट इंडीज के खिलाफ चौथा T20। वैसे बाबर मुझे बड़े पसंद है, हर लड़की का मुझे लगता है वो क्रश है माशाल्लाह। इतनी हैंडसम पर्सनैलिटी है उनकी, तो बाबर से बड़ी उम्मीदें। अल्लाह करे उम्मीदें जो है ना कामयाब हो जाए। हाँ, तो अल्लाह करे बाबर क्रिकेट में कामयाब हो, और जिस तरह एक क्रश की बात कर रही हैं वो क्रश क्रैश ना हो। हाँ बिल्कुल। सो बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ वैसे ही ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है और वर्ल्ड कप से पहले ये बहुत अच्छी सी जो है एक जीत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, मास्क पहनें और प्लीज अपने आप से मोहब्बत करें। ठीक है, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।